Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Hope you all are enjoying the classes. Good evening, sir. Good evening. Yes, sir. Good evening. Yes, sir. Good evening. ओके, तो आज से हम जो पेपर शुरू कर रहे हैं वो पेपर है 223। लाइब्रेरी साइंस में 2 पेपर जो हैं वो ऐसे पेपर है कि वो आपने अभी तक जो पढ़ाई की उससे कुछ अलग होंगे, ठीक है। एक 227 है, एक 223 है। उसके अलावा बाकी सारे पेपर है ना, या तो वो सोसाइटी के साथ रिलेटेड है, मैनेजमेंट के साथ रिलेटेड है, इंग्लिश के साथ, लैंग्वेज के साथ रिलेटेड है, ठीक है। कंप्यूटर आईटी के साथ रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर के साथ रिलेटेड है। तो वो आप लोगों के लिए शायद पॉसिबल हो कि आप उसको पढ़ के बहुत आसानी से समझ जाओ और सॉल्व भी कर लो और एग्जाम में लिख भी लो। लेकिन 223 एंड 227 ये दो ऐसे पेपर है कि जो अभी तक जो आपने पढ़ा है, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल तक, उससे अलग है। यहाँ पे जो थ्योरी पढ़ेंगे वो बिल्कुल हम अलग पढ़ेंगे, ठीक है। 227 सभी को पता होगा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। और 223 जो है उस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की थियरी है ना। तो यहाँ पे जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो शायद आपने कभी पहले नहीं पढ़े होंगे। तो आज से हम 223 शुरू करेंगे। और 223 जो है वो है क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग की थियरी। और फर्स्ट जो आपका ब्लॉक है वो सबकी जो जनरल इंफॉर्मेशन है उसके बारे में है, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट आज हम शुरू करेंगे। फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट ब्लॉक का आपका जो फर्स्ट यूनिट है उसका पीडीएफ शेयर कर रहा हूं मैं, ठीक है। उस पीडीएफ के थ्रू ही पढ़ेंगे, इसके लिए मेरे पास अभी कोई पीपीटी नहीं है। ओके, विजिबल है ये सभी को? Yes, sir. ओके, ठीक है। ये यूनिट जो है ना ये क्लासिफिकेशन के ऊपर है। और आज जो हम पढ़ेंगे वो क्लासिफिकेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, एक कॉमन क्वेरी है मेरी, क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज क्लासिफिकेशन? किसने अभी तक क्लासिफिकेशन किया है? ग्रुपिंग करना सर और डिवीजन करना, जैसे बुक को ग्रुप कर लो या डिवाइड कर दो। ओके, और चीजों को एक खास ग्रुप मतलब क्राइटेरिया के हिसाब से अलग अलग करना। अच्छा अच्छा, कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में क्लासिफिकेशन का यूज किया है? सर बचपन में भी हम लोग बुक्स वगैरह जो अरेंज करते थे, वो साइंस से अलग बुक्स, मैथ्स से अलग, कोई है जिसने क्लासिफिकेशन यूज किया है? दो लोग बस? जी सर। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, डीडीसी सीसी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जनरल टर्म क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूं। जनरली क्लासिफिकेशन किसने किसने किया है? आई थिंक सभी ने किया है। ऐसा कोई नहीं होगा आप में से जिसने क्लासिफिकेशन यूज नहीं किया है ना। जो लेडीज हैं उन्होंने किचन में क्लासिफिकेशन किया है, जेंट्स होते हैं वो कहीं और क्लासिफिकेशन किया होगा, बिजनेसमैन से तो अगर जो कोई शॉपकीपर हैं तो उन्होंने क्लासिफिकेशन किया है, जॉब करते हैं वो भी कहीं ना कहीं क्लासिफिकेशन यूज करते हैं, ठीक है। मॉल में गए हैं ना सभी? कभी मॉल में गए? यस गए हैं ना। अच्छा, वहां पे चीजों को जो अरेंज किया जाता है वो कैसे किया जाता है? कैसे किया जाता है? इतनी बार सभी गए होंगे शॉप, चलो मॉल नहीं, शॉप में गए होंगे, ठीक है। शॉप सर सब डिपार्टमेंट होते हैं, डिपार्टमेंट वाइज करते हैं। करेक्ट, कोई एग्जांपल? सर सेम कैटेगरी की चीजों को। हाँ,
यस, सेम कैटेगरी की चीज़ों को। अगर शॉप वाले डिवीजन में चले गए तो वहाँ पे सारे शॉप ही मिलेंगे, ठीक है। और शैम्पू शॉप के आसपास ही कहीं होते हैं, है ना। सर्फ सर्फ जो होते हैं वो भी उसके आसपास ही कहीं होते हैं। शैम्पू वाले डिवीजन में जाएंगे तो ऑयल भी वहीं आसपास ही होगा, है ना। फेस वॉश भी वहीं आसपास ही होंगे। तो ये सारे क्या है, ये हम लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन यूज नहीं कर रहे, लेकिन इन जनरल टर्म वहाँ पे हम क्लासिफिकेशन यूज करते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन सभी ने अपनी लाइफ में यूज किया है। लेडीज अपने किचन में मसाले रखेंगे तो सारा मसाला, पता है ना, मसालदानी होती है उसमें सारे मसाले रखे होते हैं। दाल का डिब्बा होता है, वो सारे दालें अलग अलग होती है। फिर उसमें चने की दाल, मसूर की दाल, तुअर की दाल सारी होती है ना। ऑफिस में काम करते हैं तो हम लोग फाइल अलग अलग रखते हैं। आज काम करना है उसकी फाइल अलग है, कल काम करना है उसकी फाइल अलग है, या कोई और क्राइटेरिया होगा, ठीक है। फाइनेंस से रिलेटेड फाइल एक तरफ, किसी और चीज़ से रिलेटेड फाइल एक तरफ। तो ये सारा क्या है, ये सारी प्रैक्टिस है क्लासिफिकेशन की। और लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन भी कुछ इसी तरह का है, वो इससे अलग नहीं है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्लासेस, ठीक है। हम चीज़ों को एक क्लास या एक ग्रुप्स बनाते हैं, उसे ही हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। और क्लास क्या है, क्लास इज अ सेट ऑफ ग्रुप ऑफ एंटिटीज हैविंग एटलीस्ट वन सिमिलरिटी और कॉमनलिटी, ठीक है। तो क्लास हम किस आधार पे बनाते हैं, हम उनकी सिमिलरिटीज के आधार पे क्लास बनाते हैं। जो भी सामग्री है या फिर जो भी आइटम्स है, जो भी कॉन्सेप्ट है जिनको हम क्लासिफाई कर रहे हैं, उन सभी में कोई ना कोई सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट की होती है, ओके। दिस सिमिलरिटी इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। जो ये सिमिलरिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। और उस कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे ही हम उसकी सिमिलरिटी को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। जैसे मसाले, मसाला एक सिमिलरिटी है, स्पाइसेस, ठीक है। और वो सारे स्पाइसेस जो हैं वो हम एक साथ रखते हैं, ठीक है। दालें हैं, दालें भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है अनाज का, है ना। दाल के साथ हम चावल नहीं रखेंगे, सारी दालें एक साथ होगी। राइस अगर 10 तरह के हैं तो सारे राइस हम एक साथ रखेंगे, ठीक है। तो राइस क्या हुआ, कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ अनाज का। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द स्टूडेंट ऑफ BLIS क्लास, वेदर मेल और फीमेल, ऑफ एनी रिलीजन और क्लास or caste, coming from different state or region, speaking different languages, having different political ideology, have one characteristics in common, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हैं, अभी आप जुड़े हुए हैं, इसमें मेल भी है, फीमेल भी है, अलग अलग रिलीजियन कास्ट के लोग हैं, अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले, लेकिन सभी में एक कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्या है, कॉमन है, कि सभी BLIS कोर्स कर रहे हैं इग्नू से, ठीक है। तो यही जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको एक क्लास में रखने के लिए इनफ है। उसके आधार पे आपको एक क्लास में रखा जा सकता है कि आप सभी BLIS स्टूडेंट है इग्नू के। जो भी लेट ज्वाइन कर रहे हैं ना, वो कृपा करके जल्दी ज्वाइन कीजिए। मुझे बार बार पढ़ाते हुए डिस्टरबेंस होता है ना, आपको ऐड करने में। नहीं तो कल से किसी और को भी मेरे साथ को होस्ट बना के रखना पड़ेगा ताकि वो ऐड कर पाए, ओके, ठीक है। तो ऑल ह्यूमन बीइंग मेक वन क्लास नोन एज होमो सेपियंस, ठीक है। पृथ्वी पे जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी लोग हैं, उसे हम किस नाम से जानते हैं, होमो सेपियंस। जो अभी लेटेस्ट ह्यूमन है, अभी हम जो हैं, हम होमो सेपियंस हैं, ठीक है। ऑल इंडियन मेक वन क्लास, ठीक है। हर भारतीय भी एक क्लास बनाता है, हर स्टेट का व्यक्ति भी एक क्लास बना लेता है, ठीक है। सिमिलरिटी, ऑल क्रिश्चियंस मेक वन क्लास, ऑल रोमन कैथोलिक्स मेक वन क्लास, ऑल इंडियन रोमन कैथोलिक मेक येट अनदर वन क्लास, ठीक है। तो जहां जहां आप कोई कॉमनलिटी ढूंढ लेंगे, कोई एक कॉमन फीचर देख लेंगे, वहां पे आप क्या कर सकते हैं, एक क्लास बना सकते हैं। वो क्लास एक हायरार्की में ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन वो अपने आप में जितने भी एंटिटीज को रिप्रेजेंट करेगी, वो एक कॉमन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके आधार पे उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा,
ठीक है। देयर सीम्स नो एंड ऑफ मेकिंग क्लासेस एंड सब क्लासेस ऑफ पीपल ऑफ एनी अदर एंटिटी, अ क्लास में बी इवन अ सिंगल एंटिटी। ठीक है, एक क्लास के अंदर ये भी हो सकता है कि कभी कभी जो एंटिटीज हो, जरूरी नहीं है कि वहां पे बहुत ज्यादा ग्रुप हो, वहां पे एक एंटिटी के लिए भी आपको एक क्लास बनाने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि वो जो एंटिटी है, जो वो आइटम है या कॉन्सेप्ट है, उसके लिए आपको कोई और ग्रुप सुटेबल नहीं लगता, इसलिए आपको उसके लिए एक अलग ग्रुप बनाने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो एक ग्रुप या एक क्लास के अंदर हो सकता है एक एंटिटी हो, या एक देश हो, एक विश्व भी हो सकता है। ठीक है, तो वहां पे इस चीज का कोई लेना देना नहीं है कि अगर हमने एक क्लास बनाई तो उसमें कम से कम कितने एंटिटीज होना चाहिए, कितने इंडिविजुअल होना चाहिए। ठीक है, तो वो एक भी हो सकता है और एक पूरी दुनिया भी हो सकती है। क्लासिफिकेशन की मीनिंग वही जो अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर और लाइक थिंग्स और लाइक एंटिटीज। ठीक है, जैसे हमने कहा कि दालें हम एक जगह रखेंगे, राइस एक जगह रखेंगे, किसी भी अगर मॉल में जाएंगे तो वहां पे आपको सारी दाल एक जगह मिलेगी, राइस एक जगह मिलेंगे, ऑयल एक जगह मिलेंगे। ठीक है, तो हर वो चीज आपको एक साथ मिलेगी जो एक कॉमनलिटी या एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स रखती होगी। ठीक है, इट मे बी नोटेड दैट देयर कैन बी नो ग्रुपिंग विदाउट डिवीजन, एज देयर कैन बी नो शेडो विदाउट लाइट और नो पार्टिंग विदाउट मीटिंग। ठीक है, तो अगर आप डिवीजन नहीं करेंगे, अगर आप उनको क्लासिफाई नहीं करेंगे तो कोई आप ग्रुप भी नहीं बना सकते। तो क्लासिफाई करने के लिए आपको ग्रुपिंग करना या उनको डिवाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देयरफॉर ग्रुपिंग इम्प्लाइज डिवीजन। ग्रुपिंग एंड डिवीजन आर टू साइड ऑफ द सेम कॉइन। ठीक है, एक दूसरे के बिना वो नहीं चल सकते। वी एड अ मेंबर टू अ ग्रुप बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम अदर इन द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग एंड रीग्रुपिंग। ठीक है, तो ग्रुपिंग एंड रीग्रुपिंग में आप क्या कर सकते हैं, एक जगह से आप कोई मेंबर को हटा के उसको किसी और ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। कोई एग्जांपल देगा मुझे? है किसी को पास कोई एग्जांपल जहां पे हम किसी एक एंटिटी को एक ग्रुप से हटा के दूसरे ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाते हैं? एनी एग्जांपल? सिंपल, कोई भी लाइफ का, ये लाइब्रेरी साइंस का ही जरूरी नहीं है। ठीक है, एनी एग्जांपल, चाहे मैथ्स। 10th में जाना है। यस, 9th के बाद 10th में चले गए, BLIS के बाद MLIS में चले गए, तो आप BLIS के ग्रुप से हट जाओगे, आप MLIS के ग्रुप में आ जाओगे। ठीक है, हायर सेकेंडरी के ग्रुप से जब 11th में आ जाओगे तो सेकेंडरी के ग्रुप से आप हट के हायर सेकेंडरी में आ जाओगे। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल एग्जांपल है कि हम ग्रुप भी चेंज कर सकते हैं। जरूरी नहीं हो कि कोई एंटिटी किसी एक ग्रुप में हमने रखा तो वो हमेशा उसी ग्रुप में रहेगा, वो अपने ग्रुप्स को चेंज कर सकता है। ठीक है, देयर बट क्लासिफिकेशन इज मोर देन एंडलेस ग्रुपिंग एंड सब ग्रुपिंग। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन में केवल ग्रुपिंग एंड सब ग्रुपिंग नहीं होता, क्लासिफिकेशन उससे भी कहीं अधिक है। आफ्टर ग्रुपिंग स्टार्ट्स द प्रोसेस ऑफ रैंकिंग, दैट इज अरेंजिंग द मेंबर ऑफ द ग्रुप इन अ सीक्वेंस। ठीक है, ग्रुप आपने बना लिया, लेकिन उस ग्रुप के अंदर भी जो लोग हैं उनको भी आपको अरेंज करना होगा। आप उनको कितनी बार सेग्रीगेट कर सकते हैं, आपको वो देखना होगा। ठीक है, जैसे हमने BLIS की क्लास का हमने एडमिशन को लिया एग्जाम्पल, सारे BLIS में अगर उसको हमें फर्दर एक्सपांड करना हो तो हम किस आधार पे कर सकते हैं? हम इस आधार पे कर सकते हैं कि उनका ग्रेजुएशन आर्ट्स में है, कॉमर्स में है या साइंस में है। ठीक है, तो ये एक और ग्रुप हो सकता है उस ग्रुप के अंदर। After grouping, start the process of ranking, that is arranging the member of the group in a sequence. Even a small family can be divided further by status or age of its member. ठीक है, अगर छोटा सा कोई एक ग्रुप है और उसको आपको फिर से रीअरेंज करना है तो आप कैसे, आप उनकी एज के हिसाब से उनको फिर से रीअरेंज कर सकते हो, या फिर आप उनके स्टेटस के अकॉर्डिंग आप उसको रीअरेंज कर सकते हो। ठीक है, और वो क्या होगा, वो एक रैंकिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल से ऑल 20 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास मे बी फर्दर अरेंज्ड इन रो बाय एज, हाइट, एजुकेशनल मेरिट्स
और इवन अल्फाबेटिकल बाय नेम। ठीक है, तो एक क्लास के अंदर मैंने जैसे एक बताया कि आपकी स्ट्रीम कौन सी है, तो यहाँ पे हमें और एग्जांपल मिल रहे हैं कि वो उनको एज के हिसाब से भी आप क्लासिफाई कर सकते हो, हाइट के हिसाब से भी फर्दर सब डिवाइड कर सकते हो, या अल्फाबेटिकली भी कर सकते हो कि और कोई वहाँ पे आपको नहीं लगा कि कोई यहाँ पे मुझे ऑप्शन सेट नहीं हो रहा है कि उससे उसको फर्दर डिवाइड किया जा सके, तो आप लास्ट में कुछ नहीं मिला तो अल्फाबेटिकली सब डिवाइड कर दोगे। ठीक है, let us take another case of candidate appearing for IAS exam. The final result of UPSC divide them into two groups, successful and unsuccessful. Successful candidate are further ranked according to the marks they obtain. ठीक है, जो सक्सेसफुल है उनको फिर से ग्रुप करने के लिए क्या करेंगे, उनके जो मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग उनको रैंक करेंगे, फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन। दैट रैंकिंग इज वेरी वाइटल। ऑल दिस इज क्लासिफिकेशन, और ये सब एग्जाम्पल किस चीज का है, ये सारे क्लासिफिकेशन के ही एग्जाम्पल है। क्लासिफिकेशन इज अ सिस्टम एंड प्रेडिक्टेबल ऑर्डर, अ ग्रुप ऑफ केमिकल एलिमेंट इन अ क्लास बाय इटसेल्फ। ठीक है, जो केमिकल का जो ग्रुप है वो खुद ही एक क्लास होता है। देयर ग्रुपिंग इनटू ग्रुप 0, ग्रुप 1, ग्रुप 2 टू ग्रुप 8 इज फर्दर क्लासिफिकेशन। ठीक है, उनको जितना आपके पास एंटिटीज हो, जितनी आपको वेरिएशन मिल रही हो, उतने आप ग्रुप्स बना सकते हो। देयर फर्दर अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद आपने जो ग्रुप बनाया उसके अंदर फिर उनको अगर आपको रैंक देना हो या उनके फर्दर ग्रुपिंग करना हो, या ठीक है उनको सेग्रीगेट करना हो, तो आप क्या करोगे, उनकी एटॉमिक वैल्यू के आधार पे उनको करोगे। ठीक है, अलग अलग। इन द थर्ड सेंस, असाइनिंग ईच रैंक्ड एंटिटी अ कोड और सिंबल टू प्रिजर्व देयर रैंकिंग इज क्लासिफिकेशन। ठीक है, आपने उनको एक जो डिवीजन है वो डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद उनकी जो रैंक है वो बनी रहे, तो आप उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप उसको क्या क्या करोगे, कोई कोड दे दोगे। ठीक है, अदरवाइज आज आपने उसको क्लासिफाई किया है, फिर वो अपनी वैल्यू खो सकता है ना, उसके जो रैंक है वो याद रहे ना रहे, तो आप क्या करोगे, उनको कोई ना कोई कोड दे दोगे, तो वो कोड उसके साथ हमेशा जुड़ा हुआ रहेगा, और जब तक वो कोड जुड़ा हुआ रहेगा वो सेग्रीगेट नहीं हो पाएगा उसके बाद। ठीक है, वो खो नहीं पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट मे बी arranged according to their educational merit, then each student may be ranked 1 to 25 or A to Y in order of merit of convenience of handling। ठीक है, तो जैसे हम उसको हैंडल कर पाए उस तरह से हम उनको नंबरिंग दे देंगे। ठीक है, जैसे आप कोई भी बच्चा स्टूडेंट क्लास में एडमिशन लेता है तो हमें पता है कि हमें क्या मिलता है, एक रोल नंबर मिल जाता है, और वो रोल नंबर चेंज नहीं होते हैं। और रोल नंबर क्यों होते हैं, ताकि एक यूनिक नंबर हर क्लास के बच्चों को मिल जाए और टीचर के लिए उनको आइडेंटिफाई करना इजी रहे। दिस एलोकेशन ऑफ कोड्स will mechanize and fix their ranking and consecutive sequences। ठीक है, तो वो उनकी जो लोकेशन है या उनकी रैंकिंग है उसको क्या कर देगा, वो फिक्स कर देगा, जो क्लासिफिकेशन एंड फर्दर सब डिविजन है। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको, कोई क्वेरी? आ गया समझ में? गुड, ओके। ठीक है, तो वेरियस, अब कुछ इसकी जो मैनिफेस्टेशन है, ठीक है, उसको हम कैसे देखते हैं। ठीक है, इसकी जो मैनिफेस्टेशन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ग्रुपिंग एंड डिवीजन सेम प्रिमिटिव और एलिमेंट्री प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसको ढूंढना बहुत मुश्किल है। ठीक है, वो बहुत प्रिमिटिव है, शायद हो सकता है कि आदि मानव के समय से ही ये चीजें शुरू हो गई हो। ठीक है, लुकिंग एट द बॉटम, क्लासिफिकेशन इज को रिलेशन और डिस्कवरिंग रिलेशन बिटवीन एंटिटीज। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन करने के लिए आपको जो एंटिटीज है, जो चीजें हैं, जो थिंग्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके बीच में आपको जो रिलेशन है उसको आइडेंटिफाई करना होगा। अगर आप उनके रिलेशन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो फिर आप क्लासिफिकेशन भी नहीं कर सकते। ठीक है, ऑल मेंबर ऑफ अ ग्रुप आर रिलेटेड टू वन अनदर बाय सम कॉमनलिटीज।
एक ग्रुप में अगर कुछ मेंबर्स हैं तो वो सभी आपस में किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए होंगे ही, ठीक है। When we admit an entity into a group, a relation between that entity and group is discovered or created, ठीक है। तो उस ग्रुप में अगर हम कोई नया कॉन्सेप्ट ऐड करते हैं, ठीक है, तो फिर उसका मतलब क्या हुआ, हमें या तो उस ग्रुप में जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है उस वो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें यहाँ पे मिल गया होगा इस जो नया मेंबर है उसके साथ, ठीक है, या तो हमें कोई ना कोई क्या उसमें कनेक्शन एस्टेब्लिश करना होगा ताकि हम उसको उस ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पोटेशियम इज नॉट ओनली a member of class inorganic substance but also bears the relation to sodium on its left and copper on its right, ठीक है। तो जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की लिस्ट में तो आता ही है, लेकिन उसका जो रिलेशन है वो सोडियम के साथ भी है और कॉपर के साथ भी है। तो सोडियम और कॉपर कहाँ रखे जाते हैं, हमेशा उसके आसपास ही रखे जाते हैं। तो सोडियम, पोटेशियम एंड कॉपर आर रिलेटेड टू ईच अदर इन अ फैमिली विच इज ऑलवेज अ क्लास बाय इटसेल्फ। ऑल मेंबर आर रिलेटेड बाय ब्लड, हेंस क्लासिफिकेशन इज रिलेशन, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन इन लास्ट क्या निकलती है, कहीं ना कहीं रिलेशन निकलता है। और उस जो ग्रुप होते हैं, ग्रुप्स के अंदर जो एंटिटीज है, एंटिटीज का मतलब होता है मेंबर्स, ठीक है, एंटिटीज में कंफ्यूज नहीं होना है, एंटिटीज का मतलब होता है मेंबर्स। तो उसमें जो मेंबर होते हैं वो भी आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। देन क्लासिफिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन अगर हम कर रहे हैं तो क्लासिफिकेशन हम क्यों करते हैं, क्लासिफिकेशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। Since grouping and intergrouping ranking are act of organization, thus classification is organization. In fact, classification and organization are inseparable. Now, classification is considered as a tool for organizing in every sense of word. So, classification is structuring and mapping. Difference between a heap of brick and mansion is classification. ठीक है। तो क्लासिफिकेशन हम क्यों करते हैं, क्लासिफिकेशन हम इस लिए करते हैं कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन हो, ऑर्गेनाइजिंग जो चीज़ों की है वो या कॉन्सेप्ट्स की है वो ठीक से हो, ठीक है। अब अगर महल की अगर बात करें तो महल क्या है, महल भी ईंटों से बना हुआ होता है, ठीक है। और जो ईंटों का जो बड़ा समझिए कि कलेक्शन है, एक आप जो कुम्हार के पास जाते हैं वो उसके पास बहुत सारी ईंटें होती है, हीप होता है पूरा, ठीक है। तो हीप और हीप ऑफ ब्रिक्स एंड मेंशन दोनों ईंटों से बने हुए होते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है वो भी यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना होगा। इन अ मेंशन एवरी ब्रिक इज पोजिशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे, ठीक है। तो जो ईंटों का जो ढेर होता है वहां पे जो भी ईंटें पड़ी होती है उसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कोई महल बना हुआ है तो वहां पे हर एक ईंट जो है वो एक पर्टिकुलर वे में उसको अरेंज किया हुआ होता है। इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल मेंबर आर रिलेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड, सो क्लासिफिकेशन इज कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, ठीक है। कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पे जो भी लोग अंदर काम कर रहे हैं या उस ऑर्गेनाइजेशन के जो भी मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपस में उनका जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत सही तरह से अरेंज किया हुआ होता है, ठीक है। तो उसी तरह से क्लासिफिकेशन भी है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन अ डिसिप्लिन्ड आर्मी एंड अ chaotic मॉब इज क्लासिफिकेशन, ठीक है। आर्मी भी क्या है, आर्मी भी लोगों का ग्रुप है, भीड़ जो होती है वो भी लोगों का ग्रुप है, लेकिन अगर उनको अगर आपको क्लासिफाई करना होगा तो आपको देखना होगा कि आर्मी कौन है और मोब कौन है, ठीक है। आर्मी हमेशा डिसिप्लिन्ड होती है और जो मोब होता है वो क्या होती है, वो केओटिक होती है। आर्मी मेंस आर कोऑर्डिनेटेड कंट्रोल्ड while mob is uncontrolled, though both are group of though both the groups are comprises of men, ठीक है। दोनों में लोग होते हैं, लेकिन एक ग्रुप जो होता है वो कोऑर्डिनेटेड होता है, डिसिप्लिन होता है, और दूसरा
अनकंट्रोल होता है, इनडिसिप्लिन्ड होता है। क्लासिफिकेशन इज मैचिंग एंड पेयरिंग विच इज implied in grouping of entities brought together। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि जो एंटिटी साथ में ला रहे हैं उनको क्या किया जाता है, उनको ग्रुप किया जाता है किसी न किसी कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे। when we are ranking and arranging, we are sorting and tabulating। so tabulating and sorting are act of classification। तो जब हम रैंक करते हैं और अरेंज करते हैं तो उसको हम क्या कह सकते हैं, हम उनको सॉर्ट कर रहे हैं या फिर हमको टेबुलेट कर रहे हैं। तो टेबुलेशन और सॉर्टिंग ये दोनों भी क्लासिफिकेशन के एक्ट हैं। ठीक है, ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या है वो हम समझ लिया। ठीक है, आपको समझ में आ गया क्लासिफिकेशन क्या है? एनी कंफ्यूजन क्लासिफिकेशन में? कोई क्वेश्चन राइज हो गया? आ गया? नो सर। गुड। ठीक है, ये सब्जेक्ट ऐसा है कि आप इसको रटने से ज्यादा समझने की ज्यादा कोशिश कीजिएगा। अगर आप समझ गए ना तो आप बहुत इजीली आप इसको लिख लेंगे। ओके, क्लासिफिकेशन तो हम समझ गए, क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें होती है, हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, लेकिन उसका यूज क्या है। ओके, देन क्लासिफिकेशन इज मेंटल एक्ट एंड अ लॉजिकल प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन एंड रिलेशन। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन एक मेंटल एक्ट है। आपको जो भी काम करना है आपको उसके लिए माइंड अपने लॉजिक का सबसे ज्यादा यूज करना होगा। मेंटल एक्टिविटी उसमें बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, और वहां पे आपको जो भी एंटिटीज हैं, जो भी मेंबर्स हैं, ठीक है, मेंबर क्या हो सकता है, एक बुक भी एक मेंबर हो सकता है, एक बुक भी एक एंटिटी हो सकती है। ठीक है, तो उनके बीच में आपको रिलेशनशिप या एसोसिएशन आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। इट गोज ऑन एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ, नोइंगली और अननोइंगली, डेलिबरेटली और अनकॉन्शियसली। ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि हर व्यक्ति क्लासिफिकेशन करता है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो जीवन में हर क्षण में चलती रहती है। ठीक है, चाहे हमको पता चल रहा हो या ना पता चल रहा हो। ठीक है, जानबूझ के कर रहे हो या फिर अनजाने में हम कर रहे हैं, लेकिन हम क्लासिफिकेशन करते रहते हैं। एनी सिस्टम बी इट बायोलॉजिकल, सोशल और मैकेनिकल हैज टू क्लासिफाई फॉर सच सक्सेसफुल फंक्शनिंग। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग हो या कोई सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन हो, सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर कंप्यूटर मैकेनिकल ऑर्गेनाइजेशन हो। ठीक है, उन सभी को क्लासिफिकेशन करना बहुत जरूरी है अगर उनको ठीक से वर्क करना है तो। ऑल ह्यूमन बीइंग whatever they do, they have to classify in every sense of the word। more sophisticated and intelligent a person, better his and her sense of classification। ठीक है, कौन सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है या सोफिस्टिकेटेड है वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि क्लासिफिकेशन कौन अच्छे से कर लेता है। ठीक है, हर समय हमारी लाइफ में दो रास्ते होते हैं, एक सही होता है, एक गलत होता है। तो हम कौन सा चूज करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, वो हमें तय करना होता है। और कैसे तय करेंगे, आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को ढूंढना होता है कि उसमें जो सही चीजें हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, गलत के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ही आप क्लासिफाई कर सकते हैं कि सच क्या है और गलत क्या है। ठीक है, A postman classifies postal item for efficient and timely delivery। ठीक है, और जो पोस्टमैन होता है वो क्या करता है, उसके पास पूरे गांव की जो लेटर्स हैं वो उसके पास होते हैं। वो क्या करेगा, हर एरिया का या हर सोसाइटी के लेटर्स को अलग अलग कर लेगा ताकि जब भी वो उस जगह पे जाएगा वो तुरंत उनको डिलीवर कर पाए। फॉर क्विक एफिशिएंट एंड इजी डिलीवरी अ पोस्टल आइटम इज सॉर्टेड मेनी टाइम्स एट डिफरेंट स्टेजेस बिटवीन पोस्टिंग एंड डिलीवरी। ठीक है, एक कोई भी आइटम है पोस्टिंग का, आपने जब पोस्ट करते हैं और डिलीवर होता है उसके बीच में वो कई बार सॉर्ट आउट होता है, हर बार क्लासिफाई होता है ताकि वो आसानी से डिलीवर किया जा सके। अ फ्रूट सेलर sorts his fruit into categories, says oranges, apples, grapes and so on। Further, each group say of apple is further sorted into species known as
काश्मीरी एप्पल, शिमला एप्पल, गोल्डन एप्पल, ग्रीन एप्पल एक्सेट्रा। ठीक है, अगर एप्पल वाले के सर पास आपकी जाएंगे, यस ये स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही, कोई अनवर खान है, उन्होंने अपना स्क्रीन ऑन कर दिया है। अनवर, अपनी स्क्रीन को आप रुक के मैं फिर से ओके, अब दिखाई दे रही है? यस सर, यस सर, यस सर। ओके ठीक, ठीक है, ओके। तो जब हम एक फ्रूट सेलर के पास जाते हैं तब भी अगर एप्पल रखे हैं उन्हें, तो जैसे हमने कहा कि स्टोर शॉप में जाएंगे तो भी वो एक चीज जैसी चीजें एक साथ होती है, तो फ्रूट सेलर के पास भी जाएंगे ना तो सारे फ्रूट्स वो एक जैसे रखता है। एप्पल रखेगा तो सारे एप्पल एक जैसे होंगे, अलग अलग हमें रेट कह देगा कि ये 120 है, ये 100 है, 160 है, 200 है। ठीक है, तो कैटेगरीज हमें वहाँ पे एक साथ देखने को मिल जाती है। तो ये भी क्या है, क्लासिफिकेशन वर्क ही है। An astute vendor may further sort each species by quality and price। ठीक है, तो हर चीज़ों को वो जो सॉर्ट करने के या उसको रैंक करने की जो उसकी तरीका होगा वो डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी या प्राइस के ऊपर। ठीक है, उसके आधार पे वो उनको फिर से रैंक कर देता है। एट एवरी स्टेप ऑफ ग्रुपिंग सॉर्टर इज एडिंग वैल्यू टू हिज टू द आइटम्स, दस क्लासिफिकेशन इज वैल्यू एडिशन। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन क्या करता है, वैल्यू भी ऐड करता है जो भी मेंबर्स हैं उस ग्रुप के उसमें। रिकॉर्ड फाइल्स इन एन ऑफिस अरेंज्ड इन द सम ऑर्डर एंड विद इन ईच फाइल लेटर्स एंड मेमोज आर अरेंज्ड इन सम नॉन ऑर्डर। ठीक है, हर फाइल को आप एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करेंगे, उस फाइल के अंदर जो लेटर्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको फिर आप अलग तरीके से ऑर्डर अरेंज करेंगे। ठीक है, वहाँ पे आप डेट वाइज उसको अरेंज कर रहे हैं या फिर आप उसको कुछ गवर्नमेंट जो सिस्टम होता है वहाँ पे नोटिंग एन नंबर लिखते हैं। ठीक है, नोटिंग नंबर होता है, और सी साइड एक और दूसरी साइड होती है जिसको सी साइड कहा जाता है, वहाँ पे लगातार नंबरिंग होती रहती है। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ पे डॉक्यूमेंट फाइल्स अरेंज की जाती है, फाइल के अंदर डॉक्यूमेंट अरेंज किए जाते हैं। विदाउट सच एन अरेंजमेंट द प्रीवियस रिकॉर्ड कैन नॉट बी लोकेटेड एंड यूज्ड। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं है तो एक बड़े ऑफिस में आपके लिए पुराने डॉक्यूमेंट्स को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बुक एंड अदर रीडिंग मटेरियल इन लाइब्रेरीज आर अरेंज्ड नो डाउट टू इंक्रीज देयर यूजेबिलिटी। और अगर लाइब्रेरी की बात की जाए तो लाइब्रेरी में जो बुक्स हैं उनको क्यों अरेंज किया जाता है, क्यों क्लासिफिकेशन किया जाता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो उसका ऑब्जेक्टिव केवल एक ही है कि उनकी यूजेबिलिटी बढ़ाई जाए। ठीक है, ज्यादा रहे, यूजेबिलिटी उसकी कम ना हो। ओके, अगर क्लासिफिकेशन क्या है वो पढ़ लिया हमने। ठीक है, उसकी उसे हम क्यों यूज करते हैं, अब उसका स्कोप क्या है। ठीक है, देयर इज नो एक्ट ऑफ लाइफ वेयर क्लासिफिकेशन इज नॉट यूज। ठीक है, लाइफ का कोई भी ऐसा एक्ट नहीं है जहाँ पे हम क्लासिफिकेशन को यूज नहीं करते हैं। इट इज अप्लाइड एवरीवेयर, इट इज बेसिक प्रोसेस टू लर्न। ठीक है, अगर बच्चा जब सीखना शुरू करता है ना तो वो क्लासिफिकेशन से ही शुरू करता है। ठीक है, हम उनको क्या क्या जो खिलौने देते हैं तो वो उसको अरेंज करना चाहता है। ठीक है, कलरफुल अगर आप उसे चीज़ें देंगे तो वो क्या करेगा, हर अपने लॉजिक के हिसाब से उनको अलग करके रखेगा। ठीक है, ऑपोजिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज डिसऑर्डर एंड केओस। ठीक है, अगर क्लासिफिकेशन का हम एंटोनियम्स ढूंढेंगे तो आपको यही मिलेगा कि उसका एंटोनियम्स डिसऑर्डर है या फिर केओस है। तो अगर केओस और डिसऑर्डर से हमें बचना है तो हमें क्या चाहिए, हमें क्लासिफिकेशन चाहिए। क्लासिफिकेशन कैन बी डन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट, एंटिटीज, एक्शंस, थॉट एंड कॉन्सेप्ट। हर चीज का हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। वी कैन क्लासिफाई पीपल, कंट्रीज, नेचुरल फिनोमिना, प्लैनेट्स, फ्लावर, एनिमल्स, लाइब्रेरीज, फिलोसॉफीज, लिटरेचर, आर्टिफैक्ट, ऑटोमोबाइल एंड व्हाट नॉट। ठीक है, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको हम क्लासिफाई नहीं कर सकते। इट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। ठीक है, जो हर जगह लागू होता है। इट इज द ओनली मेथड टू सिंप्लीफाई, अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रिहेंड अ कॉम्प्लेक्स यूनिवर्स ऑफ टू डिस्कवर इट्स स्ट्रक्चर एंड इम्पोज सम ऑर्डर ओवर द अदरवाइज केओटिक वर्ल्ड। ठीक है, तो जो ये पूरा कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड है उसको
अगर आपको समझना है, उसको अच्छे से सुव्यवस्थित करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको क्लासिफाई करना होगा, ताकि आप उसको अच्छे से ऑर्डर कर सकें, आप उसको सिंप्लीफाई कर सकें और उसको समझ सकें। ठीक है, तो प्रोसेस क्या होगी क्लासिफिकेशन की? क्लासिफिकेशन इज प्रोसेस ऑफ को रिलेशन। जैसे हमने कहा कि हमको अगर क्लासिफाई करना है तो हमें कोई ना कोई उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स जो कॉमन है वो हमें ढूंढना होगा, और उस कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ हमें उनको ग्रुप करते जाना है। उस ग्रुप में आपको और जो मेंबर्स है उनको फिर से रीग्रुप करना है, फिर उसके अंदर रीग्रुप करना है, जब तक कि ऐसी स्थिति ना आ जाए कि हम उसको फिर से रीग्रुप ना कर सकें। तब तक हमें उनको रीग्रुप करते रहना पड़ेगा, तब तक हमारी क्लासिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो चलती रहेगी, जब तक कि वो उस कंडीशन में ना पहुंच जाए जब तक कोई और उसका ग्रुप ना बन सके। ठीक है, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ को रिलेशन, इट इज द ओनली वे ऑफ थिंकिंग सिस्टमेटिकली एंड purposefully. It is an aid of memory and reasoning power. Nothing can be identified without it. ठीक है, और क्लासिफिकेशन करता क्या है? क्लासिफिकेशन आपका रीजनिंग जो पावर है उसको यूज करता है। आप कितना ज्यादा आपकी रीजनिंग पावर तेज है उस वो क्लासिफिकेशन के जरिए जाना जा सकता है। इट मीन्स टू डिफाइन एन एंटिटी टू क्लासिफाई इट फर्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, अ गन इज फायर आर्म, अ चेयर इज पीस ऑफ फर्नीचर, अ कार बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ व्हीकल्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपको उनको हर चीज को आपको क्लासिफाई करना होगा। अगर बंदूक है तो वो क्या होगा, वो एक हथियार है। चेयर है तो क्या हो गया, फर्नीचर हो गया। ठीक है, कार क्या हो गया, एक ग्रुप के व्हीकल का एक ग्रुप हो गया। ठीक है, ऑल थॉट्स एंड रीजनिंग कंटेंट सम प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। और जो भी हम ये रीजनिंग उसमें अप्लाई करते हैं वो क्या है, वो और कुछ नहीं है, ये सारी क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो इंग्लिश के एक फिलोसोफर है J.S. मिल, उन्होंने कहा था क्लासिफिकेशन फैसिलिटेट द ऑपरेशन ऑफ द माइंड in clearly conceiving and retaining in the memory the nature of the entity or phenomena। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन दिमाग में चलने वाला एक ऑपरेशन है, एक क्रिया है जो लगातार चलती रहती है, और हमें किसी भी एंटिटी या किसी भी फिनोमिना का जो उसका आइडिया है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हमें अपने माइंड में देती है। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें मेमोरी उसको मेमोरी में लाने के लिए हमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स देता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन के हिसाब से ही हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। someone has aptly and axiomatically defined empirical science, a systematic classification of experiments। ठीक है, एम्पिरिकल साइंसेस को क्या कहा है, किसी ने एक सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, देयरफॉर एक्सपीरियंसेस, देयरफॉर क्लासिफिकेशन इज ट्रेनिंग ऑफ द माइंड। इसीलिए क्लासिफिकेशन को क्या करेंगे हम, एक माइंड की ट्रेनिंग है ये। इट इज ऑफन सेड टू लर्न टू क्लासिफाई इटसेल्फ इज एन एजुकेशन। ठीक है, ये बहुत बार ये कहा जाता है कि वर्गीकरण करना खुद ही एक एजुकेशन है, एक शिक्षा है। शार्पनेस इन थिंकिंग, क्लैरिटी इन एक्सप्रेशन, एग्जैक्टनेस इन कम्युनिकेशन डिपेंड अल्टीमेटली ऑन क्लासिफिकेशन। ठीक है, अगर ये सब चीजें चाहिए तो हमारा क्लासिफिकेशन का जो पावर है, ठीक है, लॉजिक है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ये कहा है रंगनाथन ने प्रोलेगमेना में, उनकी बुक है प्रोलेगमेना ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। अ ग्रुप is divided or a member is included in a group on the basis of some characteristics. A characteristics is an attribute, quality or property of an entity which relates to it with or separate it from group। ठीक है, तो किसी भी ग्रुप में हम किसी भी मेंबर को रखेंगे तो उसके अंदर कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, कोई ना कोई क्वालिटी होगी जो उसके अदर जो मेंबर्स है उसके साथ वो मैच करता होगा, या उसे ग्रुप से अगर अलग करना है किसी ग्रुप से तो भी आपको उसमें से उनकी जो कॉमन एट्रीब्यूट है ग्रुप के दूसरे मेंबर्स का, उससे उस आइटम का जो एट्रीब्यूट है उसको आपको अलग करना होगा, तभी आप उसको उस ग्रुप से अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पीपल मे बी डिवाइडेड इनटू मेल एंड फीमेल।
ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या एट्रीब्यूट लगाया, यहाँ पे आपने जो एट्रीब्यूट लिया वो हुआ जेंडर, ठीक है। हियर जेंडर इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवीजन। ऑल स्टूडेंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी में बी डिवाइडेड इनटू अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च स्टूडेंट, ठीक है। वहां पे आपने क्या एट्रीब्यूट लगाया, उनका लेवल ऑफ एजुकेशन। हियर लेवल ऑफ एजुकेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स। बुक्स इन अ लाइब्रेरी में बी अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सब्जेक्ट कंटेंट। बुक्स को अगर हमें अरेंज करना है तो हम किस आधार पे करेंगे, उनके सब्जेक्ट कंटेंट में करेंगे, ठीक है। दस अ कैरेक्टरिस्टिक्स इज बेसिस ऑफ डिवीजन, ठीक है। तो अगर हमें डिवाइड करना है या क्लासिफाई करना है तो हमें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करना होगा, और कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वही किसी भी क्लासिफिकेशन का बेस है, उसके बिना हम क्लासिफाई नहीं कर सकते। सक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ राइट एंड रिलेवेंट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोड्यूसेस डीपर एंड फाइनर क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो आप एक ग्रुप बनाएंगे, उसमें फिर आप उसको सब ग्रुप करने के लिए और कैरेक्टरिस्टिक्स उसके ढूंढेंगे, उसके बेस पे आप उसको और क्लासिफाई करेंगे, और उसके बाद और जो ग्रुप बनेंगे फिर आप उसके अंदर कोई ना कोई एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढेंगे जिनके बेस पे वो अलग हो सके, ठीक है। तो ये प्रोसेस तब तक चलती है जब तक आपके पास कोई भी ऐसा लॉजिक ना रहे जिससे वो अलग किए जा सके, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन है क्या, ये एक तरह की जीनस एंड स्पीसीज रिलेशनशिप है, ठीक है। जीनस स्पीसीज रिलेशनशिप पता है क्या होता है? व्हाट इज जीनस एंड स्पीसीज? साइंस स्टूडेंट को पता होगा ज्यादा। क्या होता है जीनस एंड स्पीसीज, क्या होता है? लाइब्रेरी साइंस भूल जाइए, लाइब्रेरी साइंस छोड़ दीजिए, ऐसे जनरल किसी भी कोई भी एग्जांपल चलेगा। व्हाट इज जीनस एंड व्हाट इज स्पीसीज, ये बुक में लिखा हुआ वो नहीं चाहिए मुझे। स्पीशीज सर जो पक्षी होते, कुछ प्राणी होते, ऐसे उड़ने वाले पक्षी हो गए, तैरने वाले पक्षी हो गए, दोनों कंबाइंड हो गए, शायद ये स्पीशीज में आते हैं। ओके, जीनस जीनस व्हाट इज जीनस? Genus is living being. Genus जात. जीनस एक कैटेगरी होती है, ठीक है। कोरोना हुआ था ना सभी को, बहुत लोगों को हुआ, सभी को नहीं हुआ होगा, लेकिन कोरोना एक अभी आई थी बीमारी, ठीक है। जो वायरस था उसका नाम कोरोना नहीं था, उसका नाम था कोविड-19, ठीक है। कोरोना कई सालों से है पूरी दुनिया में और उसको आइडेंटिफाई भी किया गया, लेकिन कोविड-19 जो वायरस था वो बहुत खतरनाक था, इतना डेडली था कि लोग उसमें अपनी जान तक गंवा देते थे। तो कोरोना जो था वो जीनस था, और कोविड-19 जो है वो उसकी फैमिली का एक मेंबर है, वो एक स्पीसीज था कोरोना का, ठीक है। वैसे ही हम आपने सुना होगा कैट फैमिली, ठीक है ना। कैट फैमिली में कौन कौन से जानवर आते हैं? Leopard. टाइगर, बिल्ली आती है, और चीता. हाँ, तो ये सारे, यस करेक्ट। तो ये सारे जो हैं वो कैट फैमिली में आते हैं। तो कैट फैमिली एक तरह से हो गया जीनस, और ये सारे जो जानवर है ये हो गए इसके स्पीसीज, ठीक है। फ्लाइंग बर्ड्स अगर हम बात करें तो हो गई एक जीनस, और उसमें हर अलग अलग तरह की जो बर्ड्स हैं वो फिर हो गई स्पीसीज हो गई, उसको भी फिर फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जीनस एंड क्लासिफिके स्पीसीज के ये रिलेशंस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इनको जो जीनस और स्पीसीज हैं, और स्पीसीज और इसके फिर अब स्पीसीज अगर हम कहेंगे उसको, तो वहां पे हम एक जीनस में अलग अलग जो स्पीसीज हैं वो हम कैसे पता लगाएंगे कि उसकी स्पीसीज अलग है दूसरे से? वहां पे हम फिर क्या करेंगे, एक जीनस हमने तय किया, उसमें बहुत सारे आ गए, ठीक है। अब स्पीसीज अलग अलग होती है, उसमें से एक जीनस होती है उसमें बहुत सारी अलग अलग स्पीसीज होती है,
तो वहां पे हम एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढेंगे जो उनसे एक दूसरे को अलग करता हो। अगर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है तो वो तो एक ही पार्ट हो गए, ठीक है, एक ही हो गया। लेकिन उनको अगर अलग करना है तो फिर उनमें ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढना पड़ेगा जो दोनों में मैच ना खाता हो, ठीक है, और उसे हम क्या कहेंगे, डिफरेंस कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल, एक जनरल एग्जाम्पल दिया है, जीनस प्लस डिफरेंस, ठीक है, जीनस भी है और उसमें एक ऐसा डिफरेंस है जो दोनों को अलग करता है, तो वो क्या हो गई, स्पीसीज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, टेबल्स जो है वो क्या है, जीनस, और जो मटेरियल है वो क्या है, डिफरेंस, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ग्लास का टेबल, वुडन टेबल, प्लास्टिक टेबल, मेटल टेबल एक्सेट्रा, ठीक है, कितनी सारी स्पीसीज वहां पे क्रिएट हो गई, ठीक है। हियर मटेरियल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स टू डिवाइड द यूनिवर्स ऑफ टेबल्स, ठीक है। अगर आपको सभी टेबल्स को क्लासिफाई करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मटेरियल जो है उसको कैरेक्टरिस्टिक्स बनाना होगा। हियर द टेबल इज जीनस, मटेरियल इज डिफरेंस, एंड ग्लास टेबल, वुड टेबल एक्सेट्रा आर स्पीसीज ऑफ टेबल, टेबल की अलग अलग प्रजातियां हैं, ठीक है। एंशिएंट फिलोसोफर अप्लाइड dichotomous method to divide the universe into two group at every step, ठीक है। जो एंशिएंट फिलोसोफर्स थे वो क्या करते थे, उन्होंने पूरा जो वर्ल्ड ऑफ नॉलेज है उन हर चीजों को डिवाइड वो दो दो भागों में करते थे, हर चीज को दो भागों में डिवाइड करते थे, उसको डाइकोटोमस मेथड उन्होंने कहा जाता है। ग्रीक फिलोसोफर पोर्फिरी use this method and resulting group and subgroup are known as tree of porphyry. This method, however, is an artificial. At every phenomena is not dichotomous in the universe. There are many shades between white and black. ठीक है, तो उन्होंने जो थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो वर्ल्ड ऑफ नॉलेज है उनको या यूनिवर्स है उसको उन्होंने दो भागों में बांटा था, ठीक है। हर स्टेज पे वो उन चीजों को दो दो भागों में बांटते गए थे, लेकिन फिर भी ये जो मेथड थी ये एक आर्टिफिशियल, यानी इसको करेक्ट नहीं माना गया, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर फिनोमिना दो ही भागों में बटा हुआ हो, ठीक है। जैसे कि व्हाइट और ब्लैक के बीच में भी बहुत सारे शेड्स होते हैं, ठीक है, रेड एंड ब्लू के बीच में भी बहुत सारे शेड होते हैं, ठीक है। मॉडर्न मेथड इज टू डिवाइड बाय जीनस एंड स्पीसीज और बाय होल पार्ट मेथड। ये होल पार्ट क्या होता है, होल पार्ट, एनीवन? होल पार्ट मेथड क्या हो सकता है? लाइब्रेरी साइंस के साथ फिर कह रहा हूं कि मत जोड़िए उसको, ऐसे जनरल लाइफ में व्हाट इज होल एंड व्हाट इज पार्ट। कार एसेसरीज की शॉप में गए या हार्डवेयर शॉप में? यस बोलिए, बोलिए। जी सर। कोई बोल रहा था कुछ? हार्डवेयर शॉप। हार्डवेयर शॉप में गए हैं ना, कार या बाइक चलाते हैं सभी, ठीक है, स्कूटी चलाते हैं, तो उसकी शॉप में गए तो स्कूटी या बाइक क्या हुआ, बाइक हुआ होल, और उसका पार्ट टायर है तो टायर अलग हो गया, ठीक है, रिंग अलग हो गई, क्लच वायर अलग हो गया, ब्रेक वायर अलग हो गया, वो सारे वायर्स हो गए, ठीक है, तो वो क्या हुआ, होल पार्ट, ठीक है। तो बहुत बार कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं कि होल अलग होता है और उसका पार्ट्स उसके होते हैं, तो आप पहले क्या रखेंगे, पहले होल आएगा तभी उसके पार्ट्स होंगे, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है क्लासिफिकेशन का, ठीक है। तो जी एक कॉन्सेप्ट क्या हुआ, जीनस स्पीसीज हुआ, है ना, और एक पार्ट हुआ, एक कॉन्सेप्ट हुआ होल पार्ट मेथड। अब ये देखिए जो डाइकोटोमी वाला जो एग्जांपल था वो ये उसका एग्जांपल है एक, ठीक है। अब यूनिवर्स ऑफ एंटिटीज उसको दो भागों में डिवाइड किया, एक कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट, फिर कॉन्क्रीट में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक फिर से आया तो फिर उसके लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है, लिविंग में फिर गए, फिर उसको और डिवाइड किया तो फिर ह्यूमन एंड एनिमल्स, ठीक है, ह्यूमन में मेल एंड फीमेल, मेल में चिल्ड्रंस एंड एडल्ट्स, एडल्ट्स में यंग एंड ओल्ड, ठीक है। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन हर एक चरण पे चलता रहता है और ये
डाइकोटोमस मेथड से किया हुआ है, जहाँ पे हर कॉन्सेप्ट को 2 भागों में बांटा गया है। जबकि ये जो नया वाला आप देख रहे हैं सेकंड वाला, ये है जीनस एंड स्पीसीज। जीनस एंड स्पीसीज का ये मेथड है। देखिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जीनस क्या है, ये वाला जो एग्जांपल दिख रहा है इसमें जीनस क्या है, डिफरेंस क्या है और स्पीसीज क्या है, कोई बता पाएगा? जीनस हो गया लैंग्वेज, जीनस हो गया लैंग्वेज, ओके, और स्पेसीज हो जाएगा सारे अदर लैंग्वेज, मीन्स कि इंग्लिश, फ्रेंच, ओके। डिफरेंट लैंग्वेज। देन डिफरेंस, डिफरेंस इसमें ये लिटरेचर का एग्जांपल है। यस सर। ये जीनस हो गया लिटरेचर, यस, डिफरेंस हो गया लैंग्वेज, ओके, और स्पेसीज हो गए करेक्ट करेक्ट करेक्ट, इंग्लिश, फ्रेंच, यस, जर्मन। ठीक है, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो जीनस है वो क्या हुआ, लिटरेचर, और इसके जो डिफरेंस है वो एक जगह हो गया लैंग्वेज, एक और जो सेकंड नीचे दिख रहा है वहां पे फॉर्म उसका डिफरेंस हो गया, थर्ड जो दिख रहा है वो बाय स्पीसीज, और बाय पीरियड, ठीक है, और बाय पीरियड। ये सारे क्या हैं, ये डिफरेंसेस हैं, और डिफरेंसेस उसके बेस पे जो है वो स्पीसीज बन रही है, ठीक है, और वो सभी जगह अलग अलग ग्रुप क्रिएट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई एक जीनस लगा के, एक डिफरेंस लगा के उसको क्लासिफाई नहीं कर सकते, आपको अलग अलग लेवल पे अलग अलग ग्रुपिंग उसकी करनी होगी, ठीक है। आ गया ये समझ में? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना किसी को? ये जो ग्राफ देखा हमने स्ट्रक्चर, ओके, ठीक है। वी प्रोसीड फ्रॉम ब्रॉडर टू नैरोर क्लासेस बाय अप्लाइंग रेस्पेक्टिवली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, फॉर्म, स्पीसीज एंड पीरियड, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, क्लासिफाई अगर हमें करना है तो सबसे बड़े है पहले हम ब्रॉडर टू नैरोअर की तरफ जाते हैं। सबसे पहले आपको ब्रॉडर जो उसका क्लासिफिकेशन है वो करना होगा, उसके बाद उसको थोड़ा और नैरो डाउन करे, फिर उसको और नैरो डाउन करे, और लास्ट में इतना नैरो हो जाता है कि उसका फर्दर क्लासिफिकेशन पॉसिबल नहीं होता है। नेचर, क्वालिटी एंड मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हम इसको कैसे यूज कर रहे हैं, किस मोड में उसको यूज कर रहे हैं, कहाँ किस डिफरेंस को अप्लाई कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टू क्लासिफाई एन एंटिटी वी मस्ट हैव सम नॉलेज ऑफ इट, ठीक है। अगर हम कोई भी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो हमें उसका पहले से कुछ न कुछ नॉलेज होना जरूरी है। अ गिटार कैन नॉट बी क्लासिफाइड अनलेस वी नो इट इज अ स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। To classify cricket, we must know that it is an outdoor played game with a ball and bat, ठीक है। जब तक हमें पता ही नहीं होगा, हमें गिटार है, अब उसको क्लासिफाई कैसे करेंगे अगर हमें पता ही नहीं है कि वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और जो स्ट्रिंग्स होती है, ठीक है। क्रिकेट खेल रहे हैं कुछ बच्चे, हमें पता ही नहीं है कि वो एक गेम है और आउटडोर गेम है जिसे बैट और बॉल के साथ खेला जाता है। अगर हमें वो पता ही नहीं है तो हम उसे क्लासिफाई नहीं कर सकते। Then nature of classification. Logically speaking, classification groups are not absolute. Classification are relative as something is classified with reference to others. Classification जो होता है, जैसे पहले भी कहा है कि हम किसी का भी ग्रुप चेंज कर सकते हैं, और हो सकता है कोई और अपना लॉजिक लगाए तो क्लासिफिकेशन फिर चेंज हो जाए, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन जो है वो एब्सोल्यूट नहीं होती है, क्लासिफिकेशन रिलेटिव होती है, ठीक है। वो किसी न किसी रेफरेंस के आधार पे की गई होती है। An entity cannot be classified or ranked in itself, ठीक है। कोई भी एंटिटी या कोई भी जो कॉन्सेप्ट है उसको अपने आप में कोई क्लासिफाई नहीं कर सकता है, ठीक है। इट टेक्स टू क्रिएट
अ क्लासिफिकेशन। ठीक है, एक ही चीज है कोई तो वो अपने आप को क्लासिफाई नहीं कर सकता, वहाँ कम से कम दो लोग चाहिए क्लासिफिकेशन के लिए। जब तक दो एंटिटी नहीं है तब तक क्लासिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इससे पहले मैंने ये कहा था कि एक ग्रुप अगर है तो उसमें ये भी हो सकता है कि एक ही एंटिटी हो। ठीक है, तो उसके साथ कंफ्यूज मत होना। मैंने ये कहा था कि एक ग्रुप है, ग्रुप ऐसा भी हो सकता है जिसमें केवल एक ही एंटिटी हो, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये उसके से बिल्कुल अलग है। मैंने ये कहा था एक अगर बहुत सारे ग्रुप बन रहे हैं तो एक ग्रुप में हो सकता है एक ही एंटिटी हो, लेकिन उसके अंदर भी अगर फिर फर्दर क्लासिफिकेशन करना है तो कम से कम दो एंटिटी होना चाहिए जिनकी कोई जिनमें एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैरेक्टरिस्टिक्स का डिफरेंस हम आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, तो इन दोनों स्टेटमेंट में थोड़ा डिफरेंस है। तो क्लासिफिकेशन करने के लिए कम से कम दो एंटिटी होना जरूरी है। क्लासिफिकेशन आर नॉट रियल इवन। ठीक है, क्लासिफिकेशन रियल भी नहीं होता है। नो क्लासिफिकेशन एग्जिस्ट इन नेचर। ठीक है, क्लासिफिकेशन जो नेचर में है वो एग्जिस्ट भी नहीं होता। ऑल क्लासिफिकेशंस आर मैन मेड एंड मेड फॉर अ पर्पस। ठीक है, जो भी क्लासिफिकेशन हुई है वो मैन मेड होती है और किसी न किसी पर्पस को फुलफिल करने के लिए होती है। नो क्लासिफिकेशन इज गुड और बैड। कोई भी क्लासिफिकेशन अच्छी या बुरी नहीं होती है। वो क्या होती है, हेल्पफुल होती है या फिर अनहेल्पफुल होती है। ठीक है, क्लासिफिकेशन अच्छी या बुरी नहीं होती है बल्कि हेल्पफुल या अनहेल्पफुल होती है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन। जो क्लासिफिकेशन का नेचर है वो डिपेंड करता है उसके पर्पस के आधार पे कि हम उसको क्लासिफाई क्यों कर रहे हैं। ठीक है, a classification which serve its purpose well is best whether logical or not। ठीक है, तो जो क्लासिफिकेशन उसके पर्पस को सबसे अच्छी तरीके से फुलफिल करती है वो बेस्ट होती है। ठीक है, हो सकता है वो लॉजिकल हो या इलॉजिकल हो, जैसी भी हो, लेकिन अगर वो अपने पर्पस को अच्छी तरह से फुलफिल कर रही है तो वो सबसे अच्छी क्लासिफिकेशन मानी जाएगी। लॉजिक ऑफ क्लासिफिकेशन डिपेंड अपॉन द characteristics chosen and in order and the order in which these are applied। क्लासिफिकेशन का लॉजिक क्या होगा कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक को सिलेक्ट किया गया है, उसको कौन से और उसे किस तरह से अप्लाई किया गया है। A large group of person can be divided by age, gender, religion, race, nationality, mother tongue और color of skin, hair और eyes and many more characteristics। ठीक है, एक ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं तो आपको अगर उनको अलग अलग करना है, कोई रैंक देना है, तो आप बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे जिसके आधार पर आप उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है कि कौन उसे क्लासिफाई कर रहा है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है, ईच टाइम इट विल रिजल्ट इन डिफरेंट ग्रुपिंग। हर अगर आप कोई भी अलग अलग जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अगर उनको यूज करके आप क्लासिफाई करोगे तो हर बार आपको अलग ग्रुप्स मिलेंगे। choice of characteristics and the order in which these applied are applied one after the another will depend upon the purpose of classification। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन का पर्पस क्या है उसी के आधार पे ये चूज किया जाएगा कि सबसे पहले कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे एक ग्रुप है उसको अलग किया जाए, फिर कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स लगाया जाए, फिर कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स लगाया जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ फार्मर वुड प्लेस बर्ड, रेट, इंसेक्ट एंड मंकी are in the same group because they all are enemies to the crop। ठीक है, एक किसान के लिए अगर उसको इनको क्लासिफाई करना है तो वो चूहे को, पक्षी को, इंसेक्ट को, मंकी को, सभी को एक ही ग्रुप में रखेगा क्योंकि ये सारे उसके जो फसल होती है उसके वो दुश्मन होते हैं। लेकिन अगर साइंटिस्ट की बात करेंगे तो साइंटिस्ट इस क्लासिफिकेशन पे हंसेगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए क्लासिफिकेशन वो सारे अलग अलग तरह के प्राणी हैं। ठीक है, लेकिन दोनों अपनी जगह पे सही है क्योंकि इन दोनों की क्लासिफिकेशन का जो पर्पस है वो अलग है। अ फार्मर प्रोड्यूसेस फूड व्हाइल अ साइंटिस्ट प्रोड्यूसेस नॉलेज। ठीक है, तो दोनों अलग क्यों है? क्योंकि जो फार्मर है फूड प्रोड्यूस करता है, साइंटिस्ट नॉलेज प्रोवाइड करता है, दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। अ चाइल्ड और अ लेमन थिंक दैट बर्ड, बटरफ्लाइज एंड बेट बिलोंग टू द सेम क्लास एज ऑल दिस कैन फ्लाई। ठीक है, एक बच्चा
अगर या एक सामान्य व्यक्ति जो है उसके लिए बर्ड्स, बटरफ्लाई या बैट, इन तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन फिर से अगर वैज्ञानिक जो होंगे उनके लिए ये तीनों अलग क्लासेस हैं, क्योंकि वो तीनों अलग तरीके के पक्षी हैं। डिपेंडिंग different classification produces different maps or depicts different structure of knowledge depending upon the society and the time of its origin। ठीक है, अलग अलग जो क्लासिफिकेशन है वो क्या करते हैं, अलग अलग समय पे उद्भव उनका हुआ होता है, अलग अलग लोगों ने उसे यूज किया होता है। ठीक है, और अलग अलग सोसाइटी में और अलग अलग समय में उसका यूज किया गया होता है, इसलिए वो सब अलग, उसके अंदर जो डिफरेंस होता है वो होता है। क्लासिफिकेशन आर नॉट नेचुरल। ठीक है, पहले ही कहा है कि ये नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। दीज आर मिरर दैट रिफ्लेक्ट्स ओवर देयर टाइम, प्लेस एंड सोसाइटी। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन बहुत बार सोसाइटी का रिफ्लेक्शन भी होता है। वैदिक क्लासिफिकेशन इज डिफरेंट फ्रॉम दी वन प्रोड्यूस्ड बाय एरिस्टोटल। ठीक है, एरिस्टोटल ने जो क्लासिफिकेशन किया है और वैदिक क्लासिफिकेशन जो है वो दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज बाय इंग्लिश फिलोसोफर फ्रांसिस बेकन इज क्वाइट डिफरेंट ऑफ टू। ठीक है, फ्रांसिस बेकन ने जो क्लासिफिकेशन किया है वो इन दोनों से भी अलग है। नो टू क्लासिफिकेशन आर सिमिलर। कोई भी दो क्लासिफिकेशन जो है वो एक जैसी नहीं होती है। आगे यहाँ तक सभी को समझ में? कोई कंफ्यूजन किसी को? ओके 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 गुड। ओके, तो क्लासिफिकेशन एज ए टूल, क्लासिफिकेशन को एक टूल के तौर पे कैसे यूज किया जा सकता है या एज ए टूल वो कैसे है? तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन इज थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल एंड प्रोड्यूसिव साइंस। तो एरिस्टोटल ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था क्लासिफिकेशन जो है वो एक थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल एंड प्रोड्यूसिव साइंस है। एज द सेइंग गोज, थियरी इज द मोस्ट अप्लाइड नॉलेज। एज द सेइंग गोज, theory is the most applied knowledge. We can arguably say that classification are always practical and designed for some purpose। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो क्लासिफिकेशन होता है, जो थियरीज होती है वो क्या होता है, जो अप्लाइड नॉलेज होता है उसका बेस होता है। ठीक है, अप्लाइड नॉलेज के लिए थियरी की जरूरत होती है और जो क्लासिफिकेशन है वो हमेशा प्रैक्टिकल होता है। उसका जो निर्माण है या उसकी जो डिजाइन है वो किसी न किसी पर्पस को फुलफिल करने के लिए बनाई जाती है। एज ऑलरेडी सेड, क्लासिफिकेशन इज अ टूल फॉर सिंप्लीफिकेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। विदाउट ऑर्गेनाइजेशन नथिंग वर्क्स। ऑल द यूज ऑफ क्लासिफिकेशन may be summed up as management, aesthetic and knowledge creation। तो क्लासिफिकेशन को अगर हम उसके यूज को हम सम अप करेंगे तो हम क्या कहेंगे, उसको एंड केवल मैनेजमेंट, एस्थेटिक एंड नॉलेज क्रिएशन, उसको अच्छे से मैनेज कर सकें और उसका जो क्लासिफिकेशन है उसके बाद उसकी क्लासेस के फॉर्म में वो अच्छा लगे। ठीक है, और उससे नॉलेज क्रिएट हो। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन के यूजेस हैं। ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर बेटर मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत क्यों होती है? मैनेजमेंट अच्छे से हम कर पाए किसी भी चीज का, इसीलिए हमें ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होती है। क्लासिफिकेशन ऑर्गेनाइजेस एनीथिंग एंड एवरीथिंग, लाइफ टू अ शू स्टोर, नॉलेज टू लाइब्रेरीज, अ लाइब्रेरी, आर्काइव, पोस्टमैन, ग्रोसरी शॉप, ऑल यूज क्लासिफिकेशन टू सेव टाइम। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन कभी भी हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा एक घर में पड़े हुए मसालों से लेके यूनिवर्स तक का क्लासिफिकेशन हो सकता है। तो ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिसे हम कह सकते हैं इसको हम क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इट अल्टीमेटली लीड टू द इकोनॉमी ऑफ टाइम, मनी एंड मैन पावर। ठीक है, तो इससे अगर आप अच्छे से क्लासिफाई करते हैं तो क्लासिफिकेशन से क्या बचता है? टाइम भी बचेगा, मनी भी बचता है और मैन पावर भी बचता है। एस्थेटिक इज द साइंस ऑफ ब्यूटी, an arranged store apples visually to the visitor। Classification was also described as pairing and matching। ठीक है, तो एस्थेटिक जैसे कहा कि अच्छा लगना चाहिए, तो अगर एप्पल सारे हैं, बहुत सारे एक फ्रूट शॉप है और सभी, एक एप्पल इधर रखा है, दूसरा एप्पल कहीं और रखा है, तीसरा एप्पल कहीं और रखा है, तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप फ्रूट शॉप में जा रहे हो, सारे एप्पल एक जगह रखे हुए हैं
अच्छे से अरेंज किए हुए, तो फिर वो हमें अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन पेयरिंग एंड मैचिंग भी है। सो अ हाउसवाइफ मैचिंग द कलर ऑफ हर रूम कर्टेन्स विद other items in the room is essentially doing an act of classification। ठीक है, तो हम घर में क्या करते हैं, इंटीरियर डिजाइनर भी आ गए इसी चीज के ऊपर। ठीक है, कि रूम आपका कैसा अच्छा लगेगा, आपके दीवारों का कलर है उसके हिसाब से आपके फर्नीचर का कलर होना चाहिए, वहां पे क्या चीजें सेट होगी। तो ये सब चीजें क्या है, ये क्लासिफिकेशन है। अ जेंटलमैन मैचिंग द कलर ऑफ हिज टाई विद द सूट ही इज वेयरिंग इज एन एक्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो कोई व्यक्ति अपना टाई का कलर अपने सूट के साथ मैच करता है, तो ये भी क्या है, ये भी क्लासिफिकेशन है। ठीक है, हियर द पर्पस इज प्योरली एस्थेटिक टू फील गुड एंड लुक गुड। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्लासिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, एस्थेटिक लॉजिक हुआ, एस्थेटिक जो पर्पस हुआ कि हमें दिखना अच्छा है, हमें फील भी अच्छा आना चाहिए। फिलोसोफर, साइंटिस्ट, रिसर्चर क्लासिफाई टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड टू ग्रो द स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज। ठीक है, जो फिलोसोफर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, रिसर्चर होते हैं, वो क्लासिफिकेशन या क्लासिफाई क्यों करते हैं, वो जो नॉलेज का स्ट्रक्चर है उसको समझने के लिए या उसके विकास के लिए क्लासिफाई करते हैं। इट इज टू आउटलाइन एंड मैप द वास्ट सी ऑफ नॉलेज। विदाउट दिस मैप विल नॉट बी पॉसिबल टू नेविगेट एंड फर्दर एक्सप्लोर द बाउंडलेस सी। ठीक है, तो फिर से आपको अगर हम मैप बना रहे तो वहां भी हमें क्लासिफाई करना होगा कि यहाँ पे अर्थ का अगर हमने मैप बनाया तो सी कहाँ पे है, रिवर्स कहाँ पे है, पहाड़ कहाँ पे है, रास्ते कहाँ पे है, कंट्रीज के एरियाज कहाँ पे है। जब तक हम इन चीज़ों को क्लासिफाई करके मार्क नहीं करेंगे तब तक हम उस मैप को रीड नहीं कर पाएंगे, उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। A formal researcher has to select, tabulate and correlate data to create new information। ठीक है, जो रिसर्चर होते हैं वो क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, उनको टेबुलेट करते हैं, उनको कोरिलेट करते हैं, और उसी के आधार पे वो अपना कोई नया फाइंडिंग्स निकालते हैं, नई इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं। ठीक है, आज ही एक एनालिसिस मैंने पढ़ी कि इस साल जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हुए हैं, ठीक है, इस साल जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हुए हैं लास्ट ईयर, यानी अभी 22-23 है, 22-23 में जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हुए हैं उसके नंबर लगभग 1.5 करोड़ ज़्यादा है। 1.5 करोड़ रिटर्न्स इस बार ज़्यादा फाइल हुए पिछले साल से। लेकिन पिछले साल जो नॉन जीरो रिटर्न्स थे वो 3.6 करोड़ थे और इस बार 2.3 करोड़ समथिंग है। ठीक है, इस बार रिटर्न ज़्यादा फाइल हुए लेकिन नॉन जीरो रिटर्न कम है, बाकी जीरो रिटर्न है। लेकिन पिछले साल जो रिटर्न्स फाइल हुए थे वो अभी से 2 करोड़ लगभग 1.5 करोड़ रिटर्न्स कम फाइल हुए हैं, लेकिन नॉन जीरो रिटर्न्स उसमें ज़्यादा थे। ठीक है, तो यहाँ पे कंक्लूजन कुछ और निकलेगा कि रिटर्न ज़्यादा फाइल हुए लेकिन जीरो रिटर्न्स भी ज़्यादा बढ़ गए हैं पिछले साल की तुलना में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कैसे की जा सकती है, ये होती है डेटा को कलेक्ट करके, उसको ऑर्गेनाइज करके, उसकी एनालिसिस करने पे। ठीक है, हैंस क्लासिफिकेशन अंडरलाइज रिसर्च ऑल्सो। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन का इसी तरह से हमें रिसर्च में भी इसकी जरूरत होती है। क्लासिफिकेशन इज पैटर्न मेकिंग पैटर्न्स एंड पैटर्न रिकॉग्निशन। क्लासिफिकेशन क्या करता है, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है और पैटर्न को बनाता है। कंप्यूटर रिट्राइव्स इंफॉर्मेशन बाय पैटर्न्स रिकॉग्निशन एंड कंपैरिजन। कंप्यूटर कैसे इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करता है, वो पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है और उसको कंपेयर करता है। हैंस वर्क बाय क्लासिफाइंग। ठीक है, तो आप जो भी कंप्यूटर पे वर्क करता है, थोड़ा बहुत जानता है, उन्हें पता होगा कि जब कंप्यूटर सर्च करता है तो वो इंडेक्स करता है चीज़ों को, जो भी फाइलें हमने बनाई है उन सबको वो इंडेक्स कर लेता है, और जब भी सर्च करते हैं तो वो उसके इंडेक्स के साथ मैच करता है और उसके आधार पे ही हमें रिट्रीव करके इंफॉर्मेशन देता है। तो वो भी क्या काम करता है, वो भी क्लासिफिकेशन करता है। सो डज अवर ब्रेन, और इसी तरह से हमारा ब्रेन जो है वो भी क्लासिफिकेशन करता है, विच ऑलवेज वर्क्स बाय एसोसिएशन, ग्रुपिंग एंड पैटर्न रिकॉग्निशन। ठीक है, तो हमारा जो ब्रेन है वो भी एसोसिएशन करता है, वो भी ग्रुपिंग करता है और पैटर्न रिकॉग्निशन हमारा ब्रेन करता है।
सिलेक्टिंग लाइफ पार्टनर फॉर मैरिज इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ क्लासिफिकेशन एक्ट। ठीक है, किसी को शादी करनी हो और उसके लिए उसको लड़का देखना है या लड़की देखनी है, तो वो भी, उसमें भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन होते हैं। ठीक है, मैरिज इज सिलेक्टिंग एंड पेयरिंग। ठीक है, मैरिज भी क्या है, वहां भी सिलेक्शन होगा, वहां भी पेयरिंग होगा। बोथ आर मैनिफेस्टेशन ऑफ क्लासिफिकेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स सिलेक्टेड फॉर मैरिज आर एज आप देखोगे, रिलीजन देखोगे, कास्ट देखोगे, फिजिक देखोगे, लुक देखोगे, जॉब, फाइनेंशियल स्टेटस, वैल्यू एंड एटीट्यूड, एजुकेशनल क्लासिफिकेशन एंड मेनी मोर। ठीक है, तो ये इतने सारे क्राइटेरियाज हैं और इतने सारे क्राइटेरिया सभी के फुलफिल नहीं भी होते हैं, तो आपको कुछ क्राइटेरियाज को प्रायोरिटी देनी होगी कि फर्स्ट हमारे लिए कौन सा क्राइटेरिया ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये भी सारी क्लासिफिकेशन है। इसके आधार पे आप ये डिसाइड करोगे कि हम जिसे भी चूज करेंगे लाइफ पार्टनर के लिए वो सही है या गलत है वो चॉइस। ठीक है, इन विच ऑर्डर यू अप्लाई दिस कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड्स अपॉन योर नीड एंड वैल्यू। ठीक है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को वैसे जैसे मैंने कहा कि प्रायोरिटी देनी होगी, तो ये प्रायोरिटी किस आधार पे दोगे, आपकी नीड एंड वैल्यूज के आधार पे आप उसको प्रायोरिटी दोगे। मैरिज इज सिलेक्शन एंड एवरी सिलेक्शन इज क्लासिफिकेशन। ओके, तो अभी तक हमने जो क्लासिफिकेशन पढ़ा वो सारा जनरल क्लासिफिकेशन पढ़ा। लाइफ में हम क्लासिफिकेशन को कैसे यूज करते हैं, ठीक है, और कौन कौन सी चीज़ों का क्लासिफिकेशन होता है, कौन कौन से कैटेगरी ऑफ लोग जो हैं वो क्लासिफिकेशन करते हैं। अब बात करेंगे नॉलेज क्लासिफिकेशन की। ठीक है, हम धीमे धीमे अपने सब्जेक्ट की तरफ इसमें एंटर होंगे। ठीक है, एज सेड अर्लियर, क्लासिफिकेशन कैन बी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, फिनोमिना, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्ट, क्लासिफिकेशन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ नॉलेज पर से इज कॉल्ड नॉलेज क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो जिस तरह से हर चीज का क्लासिफिकेशन होता है उसी तरह से नॉलेज का क्लासिफिकेशन भी होता है, और नॉलेज के क्लासिफिकेशन को क्या कहा जाता है, नॉलेज क्लासिफिकेशन कहा जाता है। फ्रॉम द टाइम टू टाइम फिलोसोफर, साइंटिस्ट, एजुकेशनिस्ट एंड द like have formally categorized the entire human knowledge to outline its boundaries and show the structure of knowledge। ठीक है, अलग अलग समय पर अलग अलग फिलोसोफर, साइंटिस्ट, ठीक है, शिक्षाविद और अलग तरह के अलग अलग स्कॉलर्स ने ज्ञान को या नॉलेज को क्या करने की, बाउंड्रीज प्रोवाइड करने की, उनको अलग करने की कोशिश की है, उसको अलग तरीके से देखने की कोशिश की है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हिंदू वेदास दैट इज 1500 BC डिवाइडेड नॉलेज इनटू 4 कैटेगरीज। ठीक है, जो वेद है उन्होंने भी ज्ञान को 4 भागों में बांट दिया, धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष। एरिस्टोटल ने क्या किया, एरिस्टोटल ने ज्ञान को 3 भागों में बांट दिया, थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल एंड प्रोडक्टिव। ठीक है, एंड फर्दर डिवाइडेड द नॉलेज इनटू 10 कैटेगरीज। ठीक है, उसके बाद अगर डीडीसी की भी अभी बात करें तो उन्होंने नॉलेज को 10 भागों में बांट दिया है। प्रोपेडिया इज क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज एंड वाइस वर्सा। ठीक है, knowledge is defined as sum total of ideas, theories, experiences, history, feeling, values, science, symbol, art, facts, fiction and so on। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर नॉलेज की बात करें, नॉलेज क्या है, तो ये सब चीज उसके अंदर आती है। क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज इज एसेंशियल फॉर इट्स सिंप्लीफिकेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोग्रेस। नॉलेज का क्लासिफिकेशन हमें क्यों करना है, इसके सिंप्लीफिकेशन के लिए, हम इसको कैसे आसानी से समझ जाएं उसके लिए, और इसकी प्रोग्रेस कैसे हो रही है उस प्रोग्रेस को समझने के लिए हमें इसके क्लासिफिकेशन की जरूरत होती है। विदाउट इट्स ऑर्गेनाइजेशन नो फर्दर ग्रोथ एंड प्रोग्रेस कैन बी मेड। अगर इसको हम ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे ज्ञान के वर्ल्ड को, वर्ल्ड ऑफ नॉलेज को, ठीक है, तो हम उसे उसकी जो प्रोग्रेस है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, उसमें जो प्रोग्रेस है वो क्या हो रही है वो हमें पता नहीं चलेगी, शायद प्रोग्रेस भी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, अ न्यू आइडिया और अ डिस्कवर्ड फैक्ट विल नॉट बिकम नॉलेज अंटिल इट इज रिलेटेड और इंटीग्रेटेड विद द एग्जिस्टिंग नॉलेज। ठीक है, तो अगर कोई नया फाइंडिंग्स है, नया रिसर्च है, अगर उसको किसी पुराने रिसर्च के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक वो नॉलेज नहीं बनेगा। और इसीलिए जब तक हम नॉलेज को कैटेगराइज नहीं करेंगे, क्लासिफाई नहीं करेंगे, तो नॉलेज का जो डेवलपमेंट है वो हमें नहीं पता चलेगा। Therefore, it is aptly been said, all the knowledge is classification। ठीक है, इसीलिए ये कहा गया है कि जो भी नॉलेज है वो
क्लासिफिकेशन है। ठीक है, नॉलेज क्लासिफिकेशन के बाद लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। ठीक है, लास्ट पार्ट है इसका। ठीक है, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन क्या है? लाइब्रेरीज आर एस्टेब्लिश्ड टू house and preserve books and other documentary heritage of mankind. Books and other information sources are knowledge objects and can also be classified like other objects. Since antiquity, librarians have classified books to produce convenient grouping and to facilitate their location at the time of need. ठीक है, तो लाइब्रेरीज जो होती थी वहाँ पे सारे स्टोर, एक तरह से स्टोर हाउस ऑफ बुक्स होती थी, डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे रखे जाते थे, और जो लाइब्रेरियंस होते थे उनमें कुछ न कुछ क्लासिफाइड उनका तरीका होता था, जिसके आधार पे वो किताबों को एक लोकेशन पे रखते थे, और जब भी ज़रूरत होती थी तब उससे वो वहाँ से रिट्रीव कर लेते थे। An unarranged collection is a heap of book. अगर उसे किसी भी तरीके से अगर अरेंज नहीं किया गया है तो वो क्या हो गया, किताबों का ढेर हो जाता है, और वो लाइब्रेरी अगर है शब्द तो उसे हम लाइब्रेरी की डेफिनेशन में नहीं रख सकते। टू फाइंड अ बुक फ्रॉम सच अ लाइब्रेरी विल बी लाइक लोकेटिंग अ नीडल फ्रॉम द ह्यूज हीप ऑफ है। ठीक है, तो अगर ऐसे ढेर में से कोई बुक ढूंढना है तो वो कैसा हो जाएगा, राई के पहाड़ में से सुई ढूंढने के बराबर हो गया। ठीक है, इन अर्लियर टाइम्स बुक्स वर ग्रुप्ड एंड अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैंग्वेज, साइज एंड कलर ऑफ बाइंडिंग, ऑथरशिप और ब्रॉड सब्जेक्ट कैटेगरी। तो पहले जो समय था उस समय किताबों को वो कितनी मोटी है, कितनी लंबी है, उनके कवर का कलर कौन सा है, उसके आधार पे भी उसको रखा जाता था। दोज मेथड वर परफेक्टली यूजफुल इन दोज टाइम, और वो मेथड उस समय बहुत परफेक्ट होती थी, क्योंकि उस समय जो किताबों की संख्या होती थी वो बहुत कम होती थी। ठीक है, द मेन एम ऑफ लाइब्रेरी वॉज टू स्टोर एंड प्रिजर्व डॉक्यूमेंट रेदर देन टू सर्व देम टू द स्कॉलर। ठीक है, तो वहाँ पे उस समय किताबों को क्या केवल रखा जाता था, उन्हें स्कॉलर्स को सर्व नहीं किया जाता था। एक्सेस टू नॉलेज वॉज प्रिजर्व्ड फॉर प्रिविलेज फ्यूज। ठीक है, तो उस समय सभी को पता होगा कि उस समय जो ज्ञान की एक्सेस थी वो सभी के लिए ओपन नहीं होती थी, कुछ प्रिविलेज्ड लोग होते थे, उसी के पास उन किताबों की एक्सेस होती थी, वही उनको पढ़ सकते थे। ठीक है, देन मॉडर्न लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। इन द देन इमर्जिंग इंडस्ट्रियल सोसाइटी of the late 19th century, there was an attitudinal shift in the value of education and libraries. 19th century जब आई, ठीक है, तो उस समय पूरा एक एटीट्यूडनल शिफ्ट हमें देखने को मिला। वहाँ पे लाइब्रेरी के प्रति जो लोगों की धारणाएं थी वो बदलने लगी। ठीक है, इन द डेमोक्रेसी एक्सेस टू एजुकेशन वॉज डेमोक्रेटाइज्ड एंड ओपन टू ऑल। ठीक है, डेमोक्रेसी की उस समय प्रोसेस बहुत तेजी से चल रही थी वर्ल्ड में, और उस प्रोसेस ने जो एजुकेशन है उसको सबके लिए ओपन कर दिया, और जो किताबें हैं या लाइब्रेरी हैं वो भी किसके साथ जुड़ी हुई होती है, वो भी एजुकेशन के साथ जुड़ी हुई होती है। ठीक है, इसलिए जो लाइब्रेरी के दरवाजे थे वो भी सभी के लिए खोल दिए गए। ठीक है, रिसर्चर्स, students, neo-literates, poor, children, housewives, old and challenged and other marginalized section of the society without any discrimination। ठीक है, तो ये सभी भी जो लाइब्रेरी का जो एक्सेस था उसको कर सकते थे। फर्दर टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ द बुक्स that were placed free stakes and users were allocated open and direct access to the books. That open access policy required new law, new and better arrangement of the books and browsers। ठीक है, तो लाइब्रेरी के अंदर जो भी किताबें थी वो खुली स्टेक्स में पड़ी रहती थी और यूजर वहां तक जा सकता था, जिसको आज हम ओपन एक्सेस कहते हैं। और अगर आपको किताबें ओपन एक्सेस में अरेंज करके रखना है तो उसको अरेंज करने के लिए आपके पास बहुत ही अच्छा एक तरीका होना चाहिए। देन मेलविल डुई, ठीक है, 1851 टू 1931, यानी इनका बर्थ जो था वो 1851 था और उनकी जो डेथ थी वो 1931 में हुई। ठीक है, डेजिग्नेटेड हिज
Dewey Decimal Classification, which divide the knowledge by academic discipline of study and use decimal notation to denote subjects. ठीक है, तो इन्होंने एक एकेडमिक पर्पस के लिए एक क्लासिफिकेशन स्कीम बनाई जिसे कहा जाता है ड्यूई डेसिमल क्लासिफिकेशन। और ये कब बनाई? ये 1876 में इसका फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ था। Later provided almost infinite capacity of expansion and insertion of the new subject at proper place। ठीक है, उसके बाद इन्होंने अपनी स्कीम में एक तरह से इन्फिनाइट कैपेसिटी प्रोवाइड की कि उसका एक्सपांशन किया जा सके और नए सब्जेक्ट को उसमें शामिल किया जा सके। Since then the books are being classified predominantly on the basis of their subject content, that is knowledge। ठीक है, और तब से जो किताबें हैं वो उनके सब्जेक्ट कंटेंट के आधार पे क्लासिफाई की जा रही है। Thus, library classification is knowledge classification as applied in the library. In the other word, library classification is applied knowledge classification। ठीक है, तो library classification क्या है? वो उसके अंदर जो नॉलेज है एक तरह से उसी का वो क्लासिफिकेशन है। बट लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन इज अ लॉट मोर देन नॉलेज क्लासिफिकेशन। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन जो नॉलेज क्लासिफिकेशन है उससे भी वो कहीं ज़्यादा है, क्योंकि वो जो बुक्स है उसके फिजिकल कंटेंट को भी ध्यान में रखता है। ठीक है, और उसके साथ साथ जो ऑथर है उसके हर तरह के व्यू पॉइंट को भी ध्यान में रखता है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स aspects such as language, media, form, format, viewpoint and many more such things। ठीक है, इन सब चीज़ों को भी क्लासिफिकेशन ध्यान में रखता है। Formally and traditionally, library classification has been defined as the arrangement of books and other reading material in the way that is more helpful to the user। ठीक है, तो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन क्या है? लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ बुक्स and other reading material in a way that is helpful to the users। ठीक है, today's library arranged by subject, though different type of collections are arranged in different ways। For example, government documents, patents, standards are arranged their own official codes। ठीक है, तो इनके लिए अपने खुद के क्लासिफिकेशन स्कीम्स होती है। Current periodicals are arranged alphabetically by titles। Maps, CDs, pamphlets, photographs indeed required different and separate segments, separate arrangement। ठीक है, इन सब के लिए क्लासिफिकेशन स्कीम जो है वो यूजफुल नहीं होती है। क्लासिफिकेशन स्कीम की अगर बात की जाए तो वो मैक्सिमम जो बुक्स है उसी के लिए वो यूज होती है। वो मैगजीन में यूजफुल नहीं होती है, वो CD में यूजफुल नहीं होती है, DVD में यूजफुल नहीं होती है। उनके अरेंजमेंट के लिए हमें एक अलग तरीका चाहिए। मेकिंग ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन सिस्टम इज ऑल्सो क्लासिफिकेशन। ठीक है, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन सिस्टम को बनाना है तो वो भी एक तरह से क्या होगा? वो भी एक क्लासिफिकेशन होगा। डिजाइनर ऑफ अ क्लासिफिकेशन इज स्कीम इज नोन एज क्लासिफिकेशनिस्ट। ठीक है, जो क्लासिफिकेशन स्कीम बनाता है उसे हम क्लासिफिकेशनिस्ट कहते हैं, और जो बुक को क्लासिफाई करता है उसको हम क्लासीफायर कहते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन स्कीम का यूज करके जो बुक को क्लासिफाई करता है उसे हम क्लासीफायर कहते हैं, और जो क्लासिफिकेशन स्कीम को बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशनिस्ट। ठीक है, तो अगर हम क्लासिफिकेशन स्कीम का लाइब्रेरी में यूज करते हैं तो उससे क्या होता है? ठीक है, अगर हम लाइब्रेरी बुक्स को क्लासिफाई करते हैं तो उससे क्या होगा? इट ब्रिंग्स टूगेदर बुक्स ऑन द सेम सब्जेक्ट। ठीक है, एक सब्जेक्ट की बुक्स को वो एक साथ लेके आ जाता है ताकि वो जो यूजर्स हैं उनको मच मोर कन्वीनियंस प्रोवाइड की जा सके। वो एक ही सब्जेक्ट की सारी बुक वो वहाँ पे एक साथ उसे मिल जाती है। इट फैसिलिटेट द ब्राउजिंग फैसिलिटी ऑफ द लाइब्रेरी, ब्राउजिंग इट टू लुक एट लाइब्रेरीज कलेक्शन विदाउट स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, क्योंकि एक सब्जेक्ट की बुक एक साथ आ जाती है तो उसे ब्राउज करना भी इजी हो जाता है। और जब यूजर किसी एक विशेष सब्जेक्ट की बुक ढूंढने आता है तो उससे उस विषय के अलावा उसके आसपास के जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स की बुक भी उसे मिल सकती है। ठीक है, इट इज अ लोकेशन टूल।
ठीक है। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन क्या करती है, एक बुक को एक पर्टिकुलर लोकेशन असाइन कर देती है, ठीक है। विदाउट इट लाइब्रेरी कैटलॉग विल नॉट बी एबल टू फंक्शन प्रॉपरली। लाइब्रेरी जो कैटलॉग है वो अगर ठीक से चलाना है तो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन भी करेक्ट होना चाहिए। अगर लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन शेल्विंग करेक्ट नहीं है तो आपका जो कैटलॉग है वो भी यूजफुल नहीं होगा। क्लासिफिकेशन इज द बेसिस ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सब्जेक्ट एंड मेथड बोथ इन मैनुअल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन जो है वो सभी जो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम है उसका बेस है, उसके बिना इंफॉर्मेशन रिट्रीवल जो है वो करेक्ट नहीं हो सकता है। इट हेल्प्स टू रिप्लेस द बुक्स एट देयर करेक्ट प्लेस व्हेन द बुक्स आर रिटर्न टू द टेक्स्ट, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन स्कीम अगर असाइन की हुई है, क्लासिफिकेशन नंबर या कॉल नंबर बुक को असाइन किया हुआ है, तो जब बुक वहाँ एक उसकी जगह से निकाल ली जाती है एक बार, तो उसको वापस रखने में भी वही कॉल नंबर, वो क्लासिफिकेशन नंबर जो है वो सहायता करता है। It has been claimed that a library classification has three functions, that is cognitive, information retrieval and self-management, ठीक है। Cognitive function is to replace the structure of knowledge and intra-relation of subject, ठीक है। That is to produce the map of knowledge. Many library classification such as Ranganathan CC, Bliss BC and BSOR emphasized this function, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं कि लाइब्रेरी जो क्लासिफिकेशन होती है उसके दो, एक तरह से सेल्फ अरेंजमेंट उसका काम होता है और इंफॉर्मेशन रिट्रीवल उसका काम होता है। तो ये दोनों जो चीजें हैं वो क्लासिफिकेशन स्कीम के थ्रू की जा सकती है। मेनी बिब्लियोग्राफीज कैटलॉग्स आर क्लासिफाइड फॉर बेटर यूज। यूडीसी वाज क्रिएटेड टू अरेंज एंटिटीज इन यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी। तो जो बिब्लियोग्राफीज जो होती है वो भी जो कैटलॉग्स होते हैं वो भी क्लासिफिकेशन स्कीम को यूज करते हैं ताकि उनका यूज और एप्रोप्रिएट वे में हो सके। इट हैज बीन फाउंड यूजफुल इन रेफरेंस सर्विस फॉर फैसेट एनालिसिस ऑफ द यूजर, क्वेश्चंस इन रेफरेंस इंटरव्यूज। इट इज यूजफुल फॉर अरेंजमेंट ऑफ सर्कुलेशन रिकॉर्ड्स। क्लासिफिकेशन का जो यूज है वो सर्कुलेशन रिकॉर्ड में भी किया जाता है, फैसेट एनालिसिस के लिए में भी इसका यूज किया जाता है। It helps in building a balanced collection of documents in library. क्लासिफिकेशन क्या करता है, एक लाइब्रेरी का बैलेंस्ड कलेक्शन क्रिएट करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। आप क्लासिफिकेशन नंबर के अकॉर्डिंग ये इजीली जान सकते हैं कि आपकी लाइब्रेरी में कितनी बुक है, यानी पर्टिकुलरली किस सब्जेक्ट में या किस डिसिप्लिन में आपके पास ज़्यादा बुक है, किस डिसिप्लिन में आपके पास कम बुक है, वो आप आसानी से जान सकते हैं, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट आ गया है, ठीक है, अभी चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट, वहां पे क्लासिफिकेशन स्कीम किस तरह से काम करती है, ठीक है। क्लासिफिकेशन कैन बी इजीली यूज्ड टू अरेंज एंड रिट्रीव रिकॉर्ड्स इन इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस। अगर इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस हैं तो वहां पे भी आप जो रिकॉर्ड्स हैं उनको इजीली क्या कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। जो ओपेक हम यूज करते हैं, ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ठीक है। फंक्शन फार बेटर व्हेन क्लास नंबर्स आर प्रोवाइडेड एज अनदर एक्सेस पॉइंट, ठीक है। तो जो ओपेक है वहां पे अगर क्लास नंबर प्रोवाइड किए जाएंगे तो वो ओपेक भी ज्यादा अच्छी तरह से वर्कआउट कर पाएगा। इन फैक्ट इन इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट एरा इट हैज फाउंड so many new uses that it was rightly said that we are witnessing the second golden age of classification. इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट जो आ गया है उसके अंदर क्लासिफिकेशन का यूज इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट है वो क्लासिफिकेशन का गोल्डन एज है। कन्वेंशनल क्लासिफिकेशन स्कीम सच एज डीडीसी, यूडीसी, एलसीसी हैव बीन used to organize such information on the world wide web. हम क्लासिफिकेशन का यूज वर्ल्ड वाइड वेब को क्लासिफाई करने के लिए भी कर रहे हैं। सर्च इंजिन्स लाइक याहू, गूगल, अल्टा विस्टा यूजेस ब्रॉड क्लासिफिकेशन मेथड फॉर ऑर्गेनाइजिंग देयर इंफॉर्मेशन। जो सर्च इंजिन्स होते हैं वो भी क्लासिफिकेशन का यूज अपनी इंफॉर्मेशन को इंडेक्स करने के लिए करते हैं। एक्लियो is a search engine which uses faceted classification to return precise information. कुछ सर्च इंजन जो है वो फैसेटेड क्लासिफिकेशन को यूज करते हैं ताकि जब सर्च करें तो उससे जो प्रिसाइज इंफॉर्मेशन है वो यूजर तक पहुंच सके।
It uses Google's database but adds an extra level of classification to refine search. ठीक है, तो ये जो सर्च इंजन है ये गूगल का डेटाबेस यूज करता है. जब आप इसको सर्च करोगे तो गूगल की तरह ही सर्च यहाँ पे होगा और गूगल की इंफॉर्मेशन यहाँ से आएगी, लेकिन ये गूगल के जो सर्च है उसको रिफाइन करता है. ठीक है, फेसेटेड क्लासिफिकेशन के आधार पे, ताकि जो रिजल्ट्स हैं वो गूगल से भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड हो सके. दे हैव डिफाइंड इट एज गूगल प्लस प्लस. उन्होंने अपने आप को गूगल प्लस प्लस कहा है. In the web environment, at least 7 functions have been identified by Professor Lois May Chen. ठीक है, उन्होंने 7 फंक्शन क्लासिफिकेशन के आइडेंटिफाई किए हैं. These are location, browsing, hierarchical searching, retrieval, identification, subgrouping and profiling. It has been called mathematics of librarianship. There are many days to come, day-to-day routine uses of classification in a library, so much so that it will be impossible for a library to function properly and achieve its objective without a classification. ठीक है, लाइब्रेरी में क्लासिफिकेशन का यूज जो है वो इतना रूटीन होता है कि क्लासिफिकेशन के बिना लाइब्रेरी ऑपरेट करना मुश्किल हो जाता है. इट हैज aptly been said that a book is the foundation of a library, but classification is the foundation of librarianship. Indeed, there is no escape from nor any substitute to it in libraries or in life. ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ये कहा जाता है कि बुक्स जो होती है वो लाइब्रेरी की फाउंडेशन होता है, लेकिन जो क्लासिफिकेशन है वो लाइब्रेरियनशिप की फाउंडेशन है, और उसके बिना लाइब्रेरीज को चलाना जो है वो पॉसिबल नहीं है. ठीक है, अब अगर लिमिटेशंस की इसकी बात करेंगे कि अगर क्लासिफिकेशन है उसके इतना सारे बेनिफिट है तो कहीं ना कहीं उसकी लिमिटेशंस भी होगी. तो क्लासिफिकेशन वाज डिस्क्राइब्ड एज मैथमेटिक्स ऑफ लाइब्रेरियनशिप, येट लाइक द वैल्यू ऑफ एक्स इट इज नेवर एग्जैक्ट. क्लासिफिकेशन आर सोशल नॉट नेचुरल. ठीक है, ये हमने बात भी की है कि वो नेचुरल नहीं है, वो मैन मेड है, और जो जिसे बनाया गया वो उसके पर्टिकुलर पर्पस से बनी हुई है. ठीक है, दिस डू नॉट सेटिस्फाई द नीड ऑफ ऑल द लाइब्रेरी यूजर्स. ठीक है, क्लासिफिकेशन जो स्कीम होती है वो हर लाइब्रेरी यूजर को सेटिस्फाई नहीं कर सकती है, सभी की जो नीड्स है उसको फुलफिल नहीं कर सकती. ओनली मेजोरिटी आर सर्व्ड व्हाइल सम यूजर विद स्पेशल नीड रिक्वायर्स डिफरेंट अरेंजमेंट. ठीक है, क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो मेजोरिटी ऑफ द यूजर्स होती है उनकी नीड को आप फुलफिल कर सकते हैं, लेकिन कुछ यूजर्स ऐसे होते हैं जिनको आपको विशेष उस पर ध्यान देने की जरूरत होती है, उनकी नीड क्लासिफिकेशन से कंप्लीट नहीं हो सकती है. क्लासिफिकेशन स्पेशली लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन हैज मेनी लिमिटेशन एंड प्रॉब्लम. इट इज अ कॉस्टली प्रोसेस एंड सब्जेक्टिव टू. ठीक है, इसमें बहुत सारा कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, बहुत सारा टाइम जाता है. ठीक है, टू क्लासिफायर मे डिफर वाइडली ऑन द करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ अ गिवन बुक. बहुत बार दो क्लासिफायर जो होते हैं वो एक बुक्स को लेके अलग अलग उनके मत रखते हैं कि इस बुक का क्लासिफिकेशन ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है. बहुत बार ऐसी बुक्स होती है जिसके जब उसे आप क्लासिफाई करोगे तो आपको 2 नंबर ऐसे लगेंगे कि ये दोनों इसके नंबर हो सकते हैं. नॉट ओनली दिस, अ क्लासिफायर मे क्लास अ गिवन बुक डिफरेंटली एट डिफरेंट टाइम. ठीक है, बहुत बार यही होता है कि एक ही क्लासिफायर एक ही बुक को अलग अलग समय पे जब क्लासिफाई करता है तो दोनों को अलग अलग तरीके से हो सकता है कि वो क्लासिफाई कर दे. नो क्लासिफिकेशन कैन कम्प्रीहेंसिवली रिप्रेजेंट द टोटल सब्जेक्ट डील्ड इन अ बुक. ठीक है, तो कोई भी क्लासिफिकेशन स्कीम नहीं है, ऐसी नहीं है कि जो किसी एक बुक के अंदर आए हुए सभी कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट कर दे उसके नंबर के जरिए. ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी जो बुक्स होती है उसमें क्लासिफिकेशन स्कीम्स को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि वो किसी एक सब्जेक्ट को ही आइडेंटिफाई कर सकती है, वो दूसरे सब्जेक्ट को वहाँ पे आइडेंटिफाई या उसको प्लेस नहीं दे सकती. इवन अ मोनोग्राफ में डील विद मोर देन वन सब्जेक्ट एट अ टाइम. ठीक है, जो बुक्स होती है वहाँ भी एक से ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन लाइब्रेरी में क्या होता है, ओनली वन डोमिनेंट सब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड. अ बुक ऑन algebra and geometry is either placed in algebra or geometry, not both. ठीक है, अगर एक कोई ऐसी बुक है टेक्स्ट बुक ऑफ algebra and geometry
तो आप या तो उसको ज्योमेट्री में रख सकते हैं या फिर एल्जेब्रा में रख सकते हैं। आप उसको दोनों जगह नहीं रख सकते। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये इसकी लिमिटेशंस है। फर्दर लेट अस से अ टेक्स्ट बुक ऑन कैटलॉगिंग may have many valuable chapters on history of cataloging or its date on the life of CA cutters. These side topics will not be represented by class number। ठीक है, एक कैटलॉगिंग की बुक है लेकिन उसके अंदर हिस्ट्री ऑफ कैटलॉगिंग भी है और सीए कटर है, चार्ल्स सेमी कटर, उनकी लाइफ के बारे में भी लिखा हुआ है। लेकिन क्लासिफिकेशन स्कीम जो है ये तीनों चीज़ों को कवर नहीं कर सकती, वो केवल कैटलॉगिंग को ही कवर कर सकती है, या तो चार्ल्स सेमी कटर को कवर करेगी या तो हिस्ट्री ऑफ कैटलॉगिंग को कवर करेगी। वो किसी एक टॉपिक को कवर कर पाएगी, सभी को नहीं कवर कर पाती है। This side topic will not be represented by the class number or may remain hidden from needed user। और अगर वो कवर नहीं कर पाती है तो क्या होगा, उससे जो नीडेड यूजर्स हैं जिन्हें चार्ल्स सेमी कटर के बारे में जानना है उन तक वो बुक नहीं पहुंचती है, क्योंकि ये कैटलॉगिंग के ऊपर क्लासिफाई की हुई है, उसको कैटलॉगिंग की जगह में रखा हुआ है और उसके अंदर चार्ल्स सेमी कटर का है, लेकिन चार्ल्स सेमी कटर पे कोई यूजर आया तो फिर वो बुक उसे नहीं मिलेगी। Classification by discipline also scattered subjects. For example, a book on family life may be placed in different main classes such as ethics, sociology, anthropology, social welfare and medicine। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि जिनके लिए बहुत सारी क्लास नंबर्स होते हैं जहाँ पे उनको एकोमोडेट किया जा सकता है। ठीक है, तो वो स्कैटर्ड हो जाता है। Hence, it is also result in scattering। It is not incorrect to say that classification surpasses and scatters more than it reveals and collocates। A classification may not satisfy all the user as they have individual need। Classification are not based on the survey of the need of the library user। ठीक है, जो क्लासिफिकेशन स्कीम्स बनी है वो किसी भी सर्वे को ध्यान में रख के नहीं बना है। ठीक है, a 19th century English philosopher W.S. Jevon has criticized classification as logical absurdity। ठीक है, this is no less true of library classification of which there is no substitute। We have to work with imperfect tools। ठीक है, तो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी है लेकिन इसका हमें अभी तक कोई अल्टरनेटिव नहीं मिला है एंड वी हैव टू वर्क विथ दिस इनकम्प्लीट टूल। ठीक है, ये इनकम्प्लीट है लेकिन हमें उसी के साथ वर्कआउट करना होगा। देन समरी, तो समरी आप खुद पढ़ लीजिएगा, इसमें मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि जो हमने पढ़ा है ये उसी की रिप्लिकेशंस हैं। ठीक है, और जब आप इस चैप्टर को पढ़े तो इसके अंदर जो कीवर्ड्स हैं, ठीक है, तो इन कीवर्ड्स को आप जरूर पढ़ें। कीवर्ड्स को आप पढ़ोगे तो आपको जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, वो आपको याद रहेंगे, वहां पे आपको कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर माय साइड। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। कोई क्वेरी है या आ गया समझ में आपको? यस सर, आ गया। आ गया, बिल्कुल आ गया सभी को, 3 ही को आया है। अच्छा ठीक है, कोई क्वेरी नहीं है? यस, अदिति हैंड रेस किया है। कोई क्वेरी है अदिति? नो क्वेरी।